जय हिंद। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है विक्रम कुमार। आज इस वीडियो में हम लोग एक नए चैप्टर के साथ शुरू करेंगे। वो हमारा डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का है, पावर शेयरिंग। क्या होता है पावर शेयरिंग? सबसे पहले इस चीज को समझिए। पावर शेयरिंग यानी कि जब आप अपनी शक्तियों को एक से ज्यादा में बांट देते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग अपने देश में हमारी सरकार, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, जिसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कहा जाता है, वैसे ही अलग अलग इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट के ऑर्गन में जब पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तब हम पावर शेयरिंग कहते हैं। अगले नेक्स्ट चैप्टर में हम फेडरलिज्म में ये सारी चीजें और डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम पावर शेयरिंग को समझते हैं। पावर शेयरिंग क्या होता है? एक काल्पनिक कहानी सुनाता हूं मैं आपको। ये काल्पनिक कहानी से पहले डिस्क्लेमर सुन लेना, क्योंकि ये कहानी का कोई भी पात्र, स्थान, व्यक्ति, वस्तु से कोई संबंध नहीं है, और अगर है भी तो यह सिर्फ और सिर्फ संयोग मात्र है। कहानी क्या है सुनिएगा ध्यान से। ऐसा है कि एक साम्राज्य है और जिसका एक सम्राट है। ठीक है, एक अंपायर है जिसका एक एम्परर है, और वहां की एक ट्रेजरी है, खजाना है, जिसके अंदर एक जादुई किताब रखी हुई है। जो भी प्रजा को प्रॉब्लम होती है वहां का राजा उस जादुई किताब को निकालता है, मंत्र पढ़ता है, और प्रजा का कोई भी दिक्कत है, वहां की सिटीजन की कोई भी प्रॉब्लम है, वो सब सॉल्व हो जाता है। हमेशा से ये होता चला है, कंटिन्यूअस चल रही है चीजें। बस उस तिजोरी की ना एक चाबी है, और वो एक चाबी जो है राजा के पास होता है। एक कुछ समय के बाद उस साम्राज्य पे, उस अंपायर पे अटैक होता है, राजा को मार दिया जाता है, और चाबी उसे लेकर के उस तिजोरी को ओपन किया जाता है, और उस जादुई किताब के थ्रू जो भी चीजें की जाती हैं उस साम्राज्य में, क्योंकि वो जादुई किताब है, जो भी चीजें वो करना चाहता है आक्रमणकारी, जो भी इन्वेडर्स हैं, वो करते हैं, और उस तरह से साम्राज्य उनके अधीन हो जाता है। इसी केस में सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा चेंज है। इसी साम्राज्य के अंदर जो राजा है थोड़ा सा दिमाग वाला होता है, तेज होता है। उसने क्या किया, उस तिजोरी में 4 चाबियां लगवाई और 5वीं चाबी अपने पास रखी। अपने जो सबसे 4 भरोसेमंद लोग हैं उन्हें वो 4 चाबियां दे दी, और सबसे फाइनल चाबी जो है लास्ट में लगने वाली, वो अपने पास रखी। इन दोनों सिचुएशन में उसने सेकंड वाले में क्या किया, अपने पावर को शेयर कर लिया 4 लोगों के बीच में। अब जब 4 लोगों के बीच में पावर शेयर हो गया तो इन्वेडर्स फिर से आए, और सबसे पहले अटैक हुआ तो राजा की डेथ कर दी गई। राजा डेथ, ऑब्वियस बात है, राजा का सबसे पहले अटैक होता है तो राजा का मृत्यु हो गया। अब राजा की मृत्यु होने के बाद बचे 4 लोग, तो 4 लोग अलग अलग जगह पे फैल गए। अब अलग अलग जगहों पे फैल गए यानी कि छुप गए, कुछ लोग कहीं चले गए, कुछ लोग कहीं चले गए, जिसके कारण कभी भी वो ट्रेजर जो है ओपन नहीं हो पाया, और ना जादू किताब इनके हाथ लगी, ना वो साम्राज्य इनके हाथ आ पाया, यानी कि आक्रमणकारी वापस निराश लौटे। अब वापस से वो 4 लोग इकट्ठे होते हैं, अपना एक नया राजा चुनते हैं, और फिर से वो साम्राज्य, अंपायर को कंसोलिडेट करके फिर से पुनः चलाना शुरू कर देते हैं। दोनों कहानी का कंक्लूजन क्या है, सार क्या है? आप कमेंट सेक्शन में लिखना कि कौन सा बेहतर था, पहला या दूसरा। अगर पावर शेयर किया जाए तो कहीं ना कहीं रिड्यूस करता है इस पॉसिबिलिटी को कि किसी एक के हाथ में पावर होने के कारण क्या हो सकता था, और पावर जब बटा है तब क्या हो सकता था। दूसरे केस में ऐसा भी हो सकता है कि राजा जो चाहे वो अपनी मर्जी का कर सकता था, लेकिन जब पावर बटा हुआ है तो राजा सिर्फ और सिर्फ अपनी मर्जी का नहीं, बल्कि 4 लोगों की सहमति से कुछ करता। तो इन दोनों केसेस में बेटर क्या है, पावर शेयरिंग। अब इसी पावर शेयरिंग को हम लोग समझेंगे किस तरफ से, बेल्जियम और श्रीलंका के केस स्टडी से। क्या था बेल्जियम और क्या है श्रीलंका में का एथनिक कंपोजिशन क्या है, किस तरह से यहाँ पे डाइवर्स लोग रहते हैं लैंग्वेज के बेसिस पे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बेल्जियम का केस। बेल्जियम की कैपिटल है ब्रसेल्स, और 1830 में बेल्जियम इंडिपेंडेंट हुआ। जब बेल्जियम इंडिपेंडेंट हुआ तो उसकी कुछ नेबरिंग कंट्री है जो इसकी बाउंड्री के साथ लगती है। इसे मैंने शॉर्ट में लिखा है LNGF। LNGF मतलब लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, जर्मनी एंड फ्रांस। हरियाणा से भी एक छोटा स्टेट है ये, और यहां की पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ लगभग 1 करोड़ के आसपास है। यहां की जो एथनिसिटी है, एथनिसिटी क्या होती है साधारण भाषा में अगर आप समझेंगे तो एथनिसिटी का मतलब होता है कि जो लोग कॉमन कल्चर को शेयर करते हैं उन्हें एक एथनिक ग्रुप कहा जाता है। सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर कल्चर, और यहां की जो एथनिसिटी वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। जितना बताऊंगा उतना याद रखिए, क्रक्स बता रहा हूं सिर्फ और सिर्फ चैप्टर का, ज्यादा डिटेल में पढ़ना पूरा चैप्टर, ताकि आपके पास एक लैंग्वेज हो, लैंग्वेज के थ्रू आप आंसर अच्छे से लिख सकते हैं। अदरवाइज आपको जो याद रखने की चीज है, जो निचोड़ है चैप्टर का, वो बताते चल रहा हूं मैं आपको। एक है वोलोनिया रीजन, एक है फ्लेमिश रीजन, और बाकी जो बच गया वहां पे जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन रहती है। फ्लेमिश रीजन में डच बोलने वाले लोग रहते हैं,
और वोलोनिया रीजन में फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन रहती है। फ्लेमिश रीजन के अंदर डच बोलने वाले लोग जो है 59% है। फ्लेमिश रीजन के अंदर डच बोलने वाले लोग कितने हैं? 59% है। और वहीं अगर वोलोनिया रीजन की बात की जाए तो फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन 40% है। और 40% के बाद जो बच गए वो है 1% जो कि जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन है। साइड में ये मैप आ रहा है, एनसीईआरटी बुक से ली गई है, इसमें भी आप देख सकते हैं, यहां पे भी मैंने बना दिया है। ये है फ्लेमिश रीजन जहां पे लोग डच भाषा बोलते हैं जो कि 59% है। वोलोनिया रीजन जहां पे फ्रेंच स्पीकिंग है वो कितने परसेंट है? 40%। और बचे हुए जो है 1% जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन है। ठीक है, याद कैसे रखिएगा? अगर एक मैं बता दूं याद रखने का तो बाकी कंफ्यूजन आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए हम लोग एफडी करवाते हैं, फिक्स डिपॉजिट, एफडी फिक्स डिपॉजिट, एफडी फिक्स डिपॉजिट। एफ से फ्लेमिश रीजन, डी से डच बोलने वाले लोग 59%। ठीक है, एफडी 59% हो गया। ज्यादा से ज्यादा लोग एफडी करवाते हैं क्योंकि इन्वेस्टमेंट के और तरीके उन्हें नहीं मालूम है, और भी जिनको मालूम है वो अलग अलग इन्वेस्टमेंट के तरीके अपनाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल जो कॉमन और मिडिल क्लास है वो क्या अपनाता है? एफडी करना। तो सबसे ज्यादा क्या होता है? एफडी। ठीक है, तो 59% एफडी हो गया आपका, यानी फ्लेमिश रीजन में डच बोलने वाले लोग। नेक्स्ट आ जाइए वोलोनिया रीजन। तो वोलोनिया रीजन में फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन 40% और बचे हुए जर्मन भाषा 1%, यानी 59, 40 एंड 1%। दिस इज द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। अब देखिए ये सिचुएशन चेंज हो जाता है जब कैपिटल की बात करते हैं। ये कैपिटल है आपका बेल्जियम का, कैपिटल ब्रसेल्स है। ब्रसेल्स में क्या होता है? जो फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं वो नंबर्स में बढ़ जाते हैं, वो 80% हो जाते हैं, और डच बोलने वाले लोग 20% हो जाते हैं। ठीक, ये है एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम, यानी कि फ्लेमिश रीजन में डच बोलने वाले लोग 59%, वोलोनिया रीजन में फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन जो है 40% और जर्मन स्पीकिंग जो है 1%। कंट्री की बात की है मैंने। कैपिटल में क्या होगा? कैपिटल में चेंज हो जाता है 80% फ्रेंच स्पीकिंग एंड 20% डच स्पीकिंग। अब हुआ क्या है कि जैसे जो कंट्री का जो ओवरऑल हमने एथनिक कंपोजिशन समझा, इसमें जो फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन है वो ज्यादा प्रॉस्पर है, ज्यादा समृद्ध है। ठीक है, और इस समृद्ध होने के कारण क्या होता है, आगे चल करके डच लोगों को भी एजुकेशन में, बाकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में गवर्नमेंट के द्वारा हेल्प प्रोवाइड किया जाता है। और हेल्प प्रोवाइड करने के बाद क्या होता है कि वो लोग भी धीरे धीरे ऊपर होते हैं, आते हैं, धीरे धीरे मेन स्ट्रीम के साथ जुड़ते हैं। यही टेंशन क्रिएट करता है, एक तरह से रिजर्वेशन समझ लीजिए, उनको रिजर्वेशन दे करके उन्हें अपलिफ्ट किया जाता है और मेन स्ट्रीम में जोड़ा जाता है। ये टेंशन क्रिएट कर देता है फ्रेंच और डच के बीच में। अब फ्रेंच वर्सेस डच का एक कंडीशन आ गया, यानी कि दो ग्रुप आपस में टेंशन वाले माहौल में एक देश के अंदर। ये हमारा सबसे पहले बेल्जियम का केस। दूसरी तरफ हम समझेंगे श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन क्या और श्रीलंका क्या है। श्रीलंका का समझिएगा, 1948 में श्रीलंका आजाद होता है। कोलंबो इसकी एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल कैपिटल है, और जयवर्धनापुरे कोटे जो है आपका श्री जयवर्धनापुरे, ये लेजिस्लेटिव कैपिटल है, क्योंकि ये कैपिटल ऑफ सिन्हालीज है। अभी इससे समझिएगा, ये मैंने जो लिखा है एनसीईआरटी में नहीं है, बट इसका आगे का मैं कहानी बताऊंगा कि कैपिटल ऑफ सिन्हालीज क्यों लिखा गया है। ठीक है, 1956 में जब ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करेंगे तो सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर देते हैं, इसीलिए कैपिटल लेजिस्लेटिव, जहां पे कानून बनता है, लेजिस्लेटिव कैपिटल रखा गया है। ठीक है, 2 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है, और लगभग हरियाणा इतना ही बड़ा है ये, लगभग। ठीक है, अब एथनिक कंपोजिशन को समझते हैं। श्रीलंका की एथनिक कंपोजिशन क्या है? सबसे ज्यादा जो मेजोरिटी में लोग रहते हैं वो है सिन्हाला स्पीकर। सिन्हाला स्पीकर्स जो है वो है 74%। सिन्हाला एक भाषा है जो सबसे ज्यादा बोली जाती है। ठीक है, ये लोग बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करते हैं। सिन्हाला के बाद आते हैं सेकंड नंबर पे तमिलियंस, यानी कि तमिल बोलने वाले लोग, जिसकी संख्या 18% है। ठीक, ये तमिल जो है हिंदू और मुस्लिम दोनों कम्युनिटीज में है, हिंदूज एंड मुस्लिम, ये दोनों रिलीजन को बिलोंग करते हैं। तमिल बोलने वाले लोगों में 2 सब ग्रुप है। सब ग्रुप में एक आता है आपका 13% और दूसरा आता है 5%। अब ये 13% जो यहाँ के श्रीलंका के नेटिव तमिलियंस हैं, जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं, जो शुरू से वहीं पे रहे, मूल निवासी जिन्हें आप कहेंगे, वो है यानी कि नेटिव तमिलियंस हो गए। और ये जो 5% है, ये 5% लोग हैं इंडियन तमिल्स। ठीक है, सबसे पहले समझिएगा, जो ये सिन्हाला बोलने वाले 74% है, ये बौद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करते हैं। तो बौद्धिस्ट धर्म कहां से आया? थोड़ा सा हिस्ट्री को खंगालिए। अशोक के पुत्र और पुत्री का नाम, डॉटर और सन, महेंद्र और संमित्रा, दोनों के दोनों चले गए थे प्रचार करने बौद्ध धर्म का श्रीलंका की तरफ। वहां से प्रचार प्रसार होता रहा और लगातार बुद्धिस्ट धर्म
जो बुद्धिज्म है वहां पे फैलता रहा रिलीजन जो है। तमिल्स, जो इंडियन तमिल्स हैं वो कैसे आए? ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड क्या होता था, जो प्लांटेशन फील्ड में काम करते थे लोग, तो ये इंडिया का देखिए सबसे लास्ट स्टेट है तमिलनाडु, तमिलनाडु से ले जाया करते थे यहाँ पे और श्रीलंका में सेटल हो जाते थे। अब जब श्रीलंका में सेटल हो गए तो वहीं पे शादी विवाह कर लिया, शादी विवाह के बाद बच्चे, बच्चे के बाद और बच्चे, और बच्चों के बाद आगे चल करके उनका परिवार वहीं सेटल हो गया। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, वेस्ट इंडीज में आपने देखा होगा कि वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम में शिव नारायण चंद्र पॉल, नाम कहां का है? इंडियन मूल का है। सुनील नारायण, ये कहां? इंडियन मूल का नाम है। तो ये लोग कहीं ना कहीं एक समय पे जाकर के इनके जो फोर फादर्स रहे, जो पूर्वज रहे, वो जाकर के सेटल हो गए थे, तो वहीं से ये लोग सेटल हुए और वहीं से वो लोग रहने लगे माइग्रेशन के बाद से। तो वैसे ही इंडियन तमिल्स जो है 5% है यहाँ पे, ठीक है, जो तमिल भाषा बोलते हैं और हैं इंडियंस, मतलब कि वहां पे श्रीलंका में रह रहे हैं। तो ये 13% और ये 5%, यानी कि 74% और 18%, ठीक। अब कहोगे कि सर ये सिर्फ 92% हुआ है, बाकी कहां गए 8%? तो 8% बच्चों हमारे पास डिटेल नहीं है, ना बुक में लिखा गया और ना हम अपना दिमाग लगाएंगे, समझने वाली बात है। जो 7% दिया गया वो क्रिश्चियन लोग हैं, ठीक है, क्रिश्चियनिटी है। क्रिश्चियनिटी कहां से आया? श्रीलंका भी कॉलोनीज के अंदर हुआ करता था, यानी ब्रिटेन की कॉलोनी हुआ करता था, 1948 में आजाद हुआ है, ठीक है। तो जो श्रीलंका में जो क्रिश्चियनिटी है वो भी कहीं ना कहीं आया थ्रू द ब्रिटिशर्स। तो ये 7% क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाले लोग हैं, जो कि तमिल और सिन्हाला दोनों में से कोई भी भाषा बोल लेते हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं है, जो जिस जगह पे रहा वही भाषा को बोलना शुरू कर दिया। तो ये क्रिश्चियनिटी आ रहा है। एक चीज कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि ये सिर्फ 92% और प्लस 7% 99% कर देते हैं और कहते हैं 1% कहां गया। ये क्वेश्चन 1% या 99% नहीं है, यहाँ पे सवाल ही नहीं उठता। बताता हूं क्यों। हमारे बुक में जो डेटा दिया गया वो कितना का है? 92% का है, सिर्फ और सिर्फ 92% का है, क्योंकि से 74% और 18% का ही है। बाकी 8% का डिटेल हमारे पास नहीं है। बाकी जो 8% है उसका डिटेल हमारे पास नहीं है, बार बार मैं बोल रहा हूं। इसी 92% में 7% इनकॉर्पोरेटेड है, मर्ज है, यानी कि शामिल है। 7% जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाले लोग हैं इसी में इनकॉर्पोरेटेड है, यानी कि 74% सिन्हाला बोलने वाले लोग, 18% तमिल बोलने वाले लोग, और 18% को दो सब ग्रुप में डिवाइड किया गया, एक वहां के नेटिव तमिल्स और दूसरा जो है इंडियन तमिल्स। इन लोगों से कंप्राइज होकर के जो 92% बनता है, इसी के अंदर क्रिश्चियनिटी रिलीजन वाले लोग 7% हैं, इसी के अंदर हैं, ठीक है। 92 से बाहर नहीं, 92 के अंदर है। तो ओवरऑल ये 92% का ही हमारे पास डेटा है। अब दोनों के दोनों में आपने कंपोजिशन देखा कि कितना डाइवर्स है। एक चीज और क्लियर कर देता हूं, हम लोग जो एथनिसिटी का कंपोजिशन देख रहे हैं वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे देख रहे हैं, भाषा के आधार पे देख रहे हैं, धर्म के आधार पे नहीं देख रहे हैं। तो यहां पे सिन्हाला, यहां पे तमिल, फिर क्रिश्चियनिटी कहां से आ गया? तो क्रिश्चियनिटी यहां से आया कि जो सिन्हाला बोलने वाले लोग हैं वो बौद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करते हैं, जो तमिल बोलने वाले लोग हैं वो हिंदू और मुस्लिम्स हैं, और जो बाकी क्रिश्चियनिटी वो दोनों भाषा बोलते हैं, ठीक है, जो कि 92% के अंदर ही 7% इनकॉर्पोरेटेड है। अब याद कैसे रखोगे? देखिए, सिन्हाला स्पीकर्स हैं, बौद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करते हैं और 74% है, ठीक है, यानी कि जो बौद्धिस्ट, बी से बहुत सारे, ठीक है, बी से बौद्धिस्ट और बी से बहुत सारे मतलब 74%, ठीक। दूसरे हैं तमिल, टी से तमिल, टी से थोड़े, ठीक है, टी से तमिल, टी से थोड़े मीन्स कम, यानी 18%। मतलब अपने तरीके से आप जैसे भी चाहे याद रख सकते हैं, बच्चों की तरह बता देता हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो टी से तमिल, टी से थोड़े 18% हो गया। एस से सिन्हाला बहुत सारा, यानी बी से बहुत सारा, यानी कि 74%, और 18% में जो है दो सब ग्रुप 13% एंड 5%, ठीक है। सी से क्रिश्चियन 7%, जो कि 92% के ही अंदर इनकॉर्पोरेटेड। अब ये ओवरऑल एथनिसिटी का हमने कंपोजिशन समझा कि कितना डाइवर्स कंट्री है। ओवरऑल इस टॉपिक में आपको लेके क्या जाना है वो समझ लीजिएगा। दो जगह की कंपोजिशन, एथनिक कंपोजिशन, वो कौन कौन सी? बेल्जियम और श्रीलंका की। बेल्जियम में क्या क्या हुआ? बेल्जियम में जो फ्लेमिश रीजन है वहां पे डच बोलने वाले लोग यानी एफडी 59%, वॉलोनिया रीजन में जो है बच गए आपके फ्रेंच बोलने वाले लोग जो कि 40%, और जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन 1%। श्रीलंका की आप बात करेंगे तो सिन्हाला स्पीकर 74%, 18% तमिल, और तमिल के जो दो सब ग्रुप है, एक इंडियन तमिल जो कि 5% है और वहां के नेटिव तमिलियन जो कि 13% है। 7% जो क्रिश्चियनिटी है वो इन्हीं में 92% में शामिल है। ओवरऑल ये टॉपिक यहां पे खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका पढ़ेंगे
किस तरह से श्रीलंका ने मेजोरिटिज्म को अपनाया और किस तरह से बेल्जियम ने अकोमोडेशन की पॉलिसी अपनाई, दोनों में क्या हुआ उसके कॉन्सिक्वेंसेस को समझेंगे। और इसके बाद यहां पे हम लोग समझेंगे कि कौन सा बेहतर फॉर्म है पावर शेयर करने का। जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है विक्रम कुमार। इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इस वीडियो में हम लोग मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका पढ़ेंगे। इससे पहले हमने एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका एंड बेल्जियम को डिस्कस किया कि किस तरह से दोनों देशों के अंदर अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग, अलग अलग लिंग्विस्टिक ग्रुप रहती है, यानी कि डाइवर्सिटीज बहुत तरह का हमने देख लिया। अब दोनों जगह पे पावर को शेयर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, और अगर पावर को शेयर किया जाता है तो क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, और पावर को अगर नहीं शेयर किया जाता है तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। दोनों पहलू को हम लोग डिटेल में यहां पे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। हम लोगों का टॉपिक है मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका। मेजोरिटिज्म क्या होता है, मेजोरिटिज्म का मतलब क्या होता है। देखिए, साधारण भाषा में आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जो बहुसंख्यकवाद है, यानी कि किसी भी देश में जो मेजोरिटी में लोग रहते हैं, यानी कि जिनके नंबर्स ज्यादा हैं, जो पॉपुलेशन में ज्यादा है, एक ऐसी फिलॉसफी या आइडियोलॉजी जिसका एक ऐसा एजेंडा हो जहां पे वो पॉलिटिकली अपने आप को डोमिनेट करना चाहते हैं ओवर द माइनॉरिटी। यानी कि आप इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझिए, जैसे कि श्रीलंका में सिन्हाला स्पीकर्स मेजोरिटी में 74%, वहीं पे तमिल स्पीकर्स सिर्फ और सिर्फ 18% है। तो ये जो 74% सिन्हाला स्पीकर्स हैं, ये क्या चाहेंगे कि अपनी सुप्रीमेसी को, यानी उनके द्वारा चुनी गई गवर्नमेंट, उनकी सुप्रीमेसी को, यानी वो डोमिनेट करें ओवर द माइनॉरिटी के ऊपर। माइनॉरिटी के ऊपर अगर डोमिनेट करते हैं तो वो अपनी सुप्रीमेसी को साबित कर पाएंगे। तो इसी चीज को मेजोरिटिज्म कहा जाता है, यानी कि जो नंबर्स में ज्यादा लोग हैं वो अपने आप को सुपीरियर दिखाएं ओवर द माइनॉरिटी। ठीक है। श्रीलंका 1948 में आजाद हुआ, 1948 में इंडिपेंडेंस मिला। हमारे एक साल बाद ही जस्ट इनको इंडिपेंडेंस मिल गया, क्योंकि ये भी ब्रिटिश की कॉलोनी हुआ करती थी। पुराना नाम इसका साइलोन है। ठीक है। अब हुआ क्या था एग्जैक्टली समझिएगा, थोड़ा सा मैं डिटेल में बता देता हूं आपको। जब ये श्रीलंका भी कॉलोनी हुआ करती थी ब्रिटेन की, तो तमिल स्पीकर जो है, यानी कि तमिल बोलने वाले लोग जो हैं, उनके पास एक एडवांटेज था। वो एडवांटेज क्या था कि ब्रिटिश की कॉलोनी के दौरान इन लोगों को मॉडर्न एजुकेशन, कॉन्वेंट स्कूल, क्योंकि ब्रिटिशर्स जब आए थे तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अपने रूल को एस्टेब्लिश नहीं किया, उन्होंने अपने कल्चर को भी यहाँ पे पूरी तरह से एस्टेब्लिश किया। तो मॉडर्न एजुकेशन, मॉडर्न जो स्कूल्स होते हैं, कॉन्वेंट स्कूल जो उनके होते हैं, क्रिश्चियनिटी को लेकर के आए साथ में, तो ये सारी चीजों को श्रीलंका के अंदर भी इंप्लीमेंट किया। तो उस समय पे जो तमिल्स हैं, जो कि माइनॉरिटी में हुआ करते थे, इन्हें अच्छा खासा एक अपॉर्चुनिटी मिला, क्योंकि एक तो ये तमिल बोलते थे और दूसरा इंग्लिश भाषा, पढ़ लिख करके सीख भी गए। उस समय पे एजुकेशन इन्हें अच्छा मिला और ये पढ़ लिख करके आगे बढ़ गए। गवर्नमेंट जॉब्स में, सर्विसेज में, सिविल सर्विसेज में इनका अच्छा खासा रिप्रेजेंटेशन रहा। अभी मैं माइनॉरिटी की बात कर रहा हूं ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। अब मेजोरिटी में होते हुए भी सिन्हालीज स्पीकर, जो सिन्हालीज लोग थे, वो कहीं ना कहीं अपने आप को यहाँ इन लोगों से, जो तमिल बोलने वाले लोग हैं, इनसे कम आते थे और कम पाए जाते थे, क्योंकि ये लोग पढ़े लिखे थे, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में, सिविल सर्विसेज में ये ज्यादा करके रहते थे। अब हुआ समय बदला, कॉलोनियल पीरियड खत्म हुआ, 1948 आया, जहां से हमारे बुक में स्टार्ट होता है। तो श्रीलंका गॉट इट्स इंडिपेंडेंस इन 1948। अब जो सिन्हाला स्पीकर लोग हैं, क्योंकि स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहा, जैसे हमारे देश में कांग्रेस का रहा, तो लगभग कई सालों तक 70 to 75 ईयर्स तक कांग्रेस का रोल रहा। वैसे ही जब सिन्हाला लोगों के लीडर्स, यानी कि इलेक्टेड गवर्नमेंट, चुनाव हुआ, गवर्नमेंट स्टैब्लिश हुई, तो जो सिन्हाला कम्युनिटी है वो क्या चाहती थी कि अपना डोमिनेंस उसके ऊपर इंप्लीमेंट किया जाए। लीडर्स ऑफ द सिन्हालास कम्युनिटी साउथ टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर द गवर्नमेंट, सरकार के ऊपर क्या चाहती थी कि अपना डोमिनेंस, अपना प्रभुत्व जो है कायम किया जाए। द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, आफ्टर द इंडिपेंडेंस इलेक्शन हुए और गवर्नमेंट यहां पे स्टैब्लिश की गई, अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजोरिटिज्म मेजर्स ऑफ स्टैब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी, यानी कि मेजोरिटी का सुप्रीमेसी स्टैब्लिश करने के लिए वहां के गवर्नमेंट ने कई सारे उपाय किए, मेजोरिटिज्म जैसी पॉलिसी को अपनाया। क्या क्या किया, आई होप इतना समझ में आ गया होगा कि मेजोरिटिज्म क्या होता है और इसके पीछे की हिस्ट्री क्या रही, क्यों सिन्हाला स्पीकर्स ने अपने आप को सुप्रीम दिखाने की कोशिश किया, क्यों मेजोरिटिज्म की पॉलिसी अपनाई। क्योंकि उस समय पे माइनॉरिटी कम्युनिटी होते हुए तमिल्स ने अच्छा एजुकेशन लेकर के गवर्नमेंट जॉब और सिविल सर्विसेज में इन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंट अच्छा खासा किया हुआ था। तो इनकी जब सरकार बनी तो इन्होंने अपने आप को डोमिनेट करना शुरू किया ओवर द माइनॉरिटी कम्युनिटी, और अपनी सुप्रीमेसी को दिखाने के लिए इन्होंने, इनके लीडर्स ने मेजोरिटिज्म की पॉलिसी अपनाई। 1956 में इन्होंने कुछ एक्ट पास किए और इस एक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या किया उन्होंने
रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज एन ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। इंपॉर्टेंट चीज है, ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। सिर्फ और सिर्फ मेजॉरिटी जो 74% थी, 74% लोगों को इन्होंने दे दिया ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा। दस डिसरिगार्डिंग द तमिल्स, यानी कि दूसरे भाषाओं को तो इन्होंने पूछा भी नहीं। जैसे हमारे देश की बात करें तो बहुत सारी डाइवर्सिटी है, आप खुद समझिए इस चीज को कि डाइवर्सिटी में कहीं ना कहीं हमारे देश में स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ पैदा करता है। 22 टोटल ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारे देश के, हमने सभी को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया हुआ है। अगर आपको जो भाषा बोलना है आप बोल सकते हैं, आपको किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। बट उन्होंने क्या किया, यहाँ पे जो सिन्हाला लोग हैं इन्होंने सिर्फ और सिर्फ सिन्हालीस, जो मेजोरिटी में है सिन्हालीस, उन्हीं का ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया और तमिल को डिसरिगार्ड कर दिया। सारी जड़ यहीं से शुरू होती है, फसाद की जड़ यहीं से शुरू होती है बच्चों। अब देखिए हुआ क्या एक्चुअल में, सिन्हाला स्पीकर्स को तो मिल गया उनका ऑफिशियल लैंग्वेज। लैंग्वेज किसी भी कल्चर का एक इंपॉर्टेंट यूनिट है। लैंग्वेज अगर आप खो देते हैं तो आप अपना जमीन खो देते हैं, आप अपना अस्तित्व खो देते हैं। आप अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करोगे, भाषा से। और भाषा एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपको एक दूसरे से जोड़ने में। और उसी चीज को अगर आप खो देंगे, उसी चीज का अगर डिसरिगार्ड कोई कर दे, तो ये चीज तो कहीं ना कहीं आगे जाकर के आग लगाएगी, और श्रीलंका में भी आग लगता है। कॉन्स्टिट्यूशन में उनके प्रोटेक्ट किया जाने लगा और फोस्टर किया गया बुद्धिज्म को, क्योंकि सिन्हाली स्पीकर बुद्धिज्म रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग थे। फोस्टर का मतलब होता है इनकरेज करना, प्रोटेक्ट करना, ठीक है। और बुद्धिज्म मेजोरिटी में थी। फीलिंग ऑफ एलिनिएशन अमंग्स द श्रीलंकन तमिल इंक्रीज्ड। व्हाई? क्योंकि वहां पे सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया और इन लोगों के साथ बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण यहाँ के जो लोग हैं, एलिनिएटेड का मतलब होता है अलग थलग फील करना। आप 50 लोग जाते हैं किसी जगह भी 50 लोग हैं और आप इंडिविजुअली वहां पहुंच गए, आपको कोई पूछ भी नहीं रहा है, तो आप कितना अलग अलग महसूस करते हैं। तो इस तरह से जब डिस्क्रिमिनेशन, हालांकि आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, जब भी आप अलग फील करते हैं, तो यहाँ पे तो इस देश के ये लोग हैं, फिर भी इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ। क्या क्या हुआ और क्यों एलिनेशन की फीलिंग इंक्रीज हुई? व्हाई? एक क्वेश्चन भी बनता है, व्हाई श्रीलंकन तमिल्स वर फीलिंग एलिएनेटेड? गवर्नमेंट पॉलिसी डिनाइड देम फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट। पॉलिटिकल राइट्स मींस कि इनका रिप्रेजेंटेशन को पूरी तरह से डिनाई कर दिया गया, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट देम गेटिंग जॉब्स एंड इन अदर यूनिवर्सिटीज एंड जॉब्स, यानी कि यूनिवर्सिटीज में, जॉब्स में, गवर्नमेंट सर्विसेज में इनको कहीं भी जॉब नहीं मिल रहा था। उसका कारण क्या था? या तो ये तमिल बोलते थे या तो ये इंग्लिश बोलते थे, और ऑफिशियल लैंग्वेज क्या हो गया? सिन्हाला। तो अब ये जाए कहां? हम जाएं तो जाए कहां, बोले तो बोले क्या, करें तो करें क्या? ऐसी सिचुएशन डेवलप हो गई। अब इसके कारण ये एलिनेटेड फील करने लगे, और एलिनेशन कब तक आगे फील करेंगे? इन्होंने इस एलिनेशन की चुप्पी तोड़ी और जो तमिल लोग हैं इन्होंने अपोज करना शुरू कर दिया सिन्हालास को, जिसके कारण तमिल और सिन्हालास के बीच में एक टेंशन, एक कॉन्फ्लिक्ट रेज हुआ। और वो इशू इतना बड़ा हुआ कि आगे मैं आपको कहानी बताऊंगा लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर एलम की। इतना बड़ा हुआ कि लगभग 25 या 26 ईयर्स तक ये खूनी संघर्ष चला है। मतलब एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया गया लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर एलम को। आगे हम कहानी डिस्कस करेंगे इस चीज की। तो तमिल्स लोगों ने अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करते हुए अपने लिए स्ट्रगल करना शुरू किया। तमिल लॉन्च पार्टीज एंड स्ट्रगल्स फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल्स एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। और इनकी डिमांड क्या थी? पहली डिमांड तो ये थी कि बहुत सारे इन्होंने पार्टी बनाए, बहुत सारे इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जिसके थ्रू ये अपनी बात को रख सके, अपने लैंग्वेज के लिए स्ट्रगल कर सके एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज के रिकॉग्निशन के लिए। नेक्स्ट था क्या इनका डिमांड कि इनको रीजनल ऑटोनॉमी दे दिया जाए, ठीक है। बाद में यही रीजनल ऑटोनॉमी बदल जाता है, इनका डिमांड बन जाता है कि हमें सेपरेट नेशन डिक्लेयर कर दिया जाए। ये देखिए पानी की बूंद सा दिखता है श्रीलंका, छोटा सा है ऐसा श्रीलंका इस तरह का, और ये वाला जो पार्ट है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है जाफरान वाला। इसी रीजन को इन्होंने सेपरेट नेशन के तौर पे मानना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इनका डिमांड पहला क्या था? रीजनल ऑटोनॉमी, और दूसरा इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन एंड जॉब, यानी कि शिक्षा में तमिल्स को ना प्रोहिबिट भी करने लगे लोग। बहुत सारा सेंसरशिप इंपोज कर दिया है कि गवर्नमेंट ने, जैसे उनके मैगजीन जो आते थे, उनके बुक्स जो थे, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन में बहुत दिक्कतें आने लग गई। तो इसके कारण इन तमिल लोगों ने स्ट्रगल स्टार्ट किया, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बनाए और यहाँ पे चीजों की डिमांड करनी शुरू की कि भाई एजुकेशन तो हमारा राइट है ना, हमें वो पढ़ने दिया जाए, जॉब्स हम लेंगे एजुकेशन लेने के बाद, तो जॉब्स में भी हमारे लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज होने चाहिए, क्योंकि इन्हें डिनाई किया गया था डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी के तहत, ठीक है। By 1980s, political organization were formed demanding independent Tamil Elam. Elam means state. यही रीजनल ऑटोनॉमी धीरे धीरे बढ़ जाता है और बढ़ने के बाद एक सेपरेट नेशन की डिमांड की जाती है,
जिसमें नॉर्थ ईस्ट वाला जो पार्ट है वो श्रीलंका कहीं ना कहीं डिमांड करता है कि हमें यहाँ पे पूरी तरह से ऑटोनॉमी दे दी जाए, ये हमारा सेपरेट नेशन कर दिया जाए पूरी तरह से। अब देखिए किसी भी तरह से आप समझिएगा, इंडियन कंटेक्स्ट में अगर मैं समझाऊं तो अगर हमारे देश का थोड़ा सा भी, एक छोटा सा 1 इंच भी कोई भी देश से अलग होना चाहेगा तो नहीं हो सकता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज की इजाजत ही नहीं देता है। किसी को मिलना है तो वेलकम है, जाना है तो कोई वेलकम नहीं, आप जा नहीं सकते हैं। आपने अगर देखा हो ना होम मिनिस्टर साहब का, इंच इंच के लिए जान दे देंगे हम इसके लिए, तो जान ले भी लिया जाएगा और दे भी दिया जाएगा, ऐसा सिचुएशन है। तो कभी भी आप कोई भी गवर्नमेंट, किसी भी देश का गवर्नमेंट टूटने की बात पे एग्री होगा ही। तो नॉर्थ ईस्ट वाला जो पार्ट है उसकी डिक्लेरेशन क्या करना चाहते थे कि ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट कर दिया जाए, डिक्लेयर, ठीक है। तो ऐसा तो होना रहा नहीं संभव, और जिसके कारण वहां की जो तमिल लोग हैं और जो सिन्हालीज हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट रेज हुआ, वहां की गवर्नमेंट अपोज करना शुरू की, और जिसके कारण सिविल वॉर देश के अंदर, विद इन द कंट्री, जब सेना और वहीं के लोगों के बीच में युद्ध छिड़ जाए उसे सिविल वॉर कहते हैं। इसे गृह युद्ध भी कहा जाता है। घर के अंदर ही मैटर हो गया, यानी कि मैटर नहीं समझते होगे आप लोग, ठीक है। घर के अंदर ही मैटर जब हो जाता है, यूजुअली क्या होता है जब पेरेंट्स किसी एक बच्चे को प्रॉपरली ट्रीट करते हैं, बाकी दो को नहीं ट्रीट अच्छे से करते हैं, तो एलिमिनेशन की फीलिंग उनके अंदर आती है और फिर वो आपस में लड़ जाते हैं। तो वैसा सेम सिचुएशन है कि घर में युद्ध स्टार्ट हो गया सिन्हाला और तमिल के बीच में। इसके बाद रिजल्ट, एज अ रिजल्ट क्या हुआ आपको भी पता है। इसमें जो लोग मारे जाते हैं ना वो होते हैं मासूम। सिंपल सी बात जान लीजिए, कारण उसका क्या है, ये लोग तो अपनी डिमांड, इनकी जो मांग है उसके लिए सिर्फ आप बाहर निकलते हैं सड़कों पे, ठीक है। सेना अपना जॉब कर रही होती है, सिर्फ और सिर्फ लीडर्स का हमें फायदा होता है बच्चों, और फायदा क्या होता है, दोनों कम्युनिटीज में से कई हजार लोग मारे जाते हैं, दोनों कम्युनिटीज में से, सिन्हाला हो चाहे तमिल हो। क्या हो जाता है अगर पावर शेयर ही कर लिया जाता, क्या होता अगर तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे रिगार्ड मिल जाता, डिसरिगार्ड करने की जरूरत क्या थी, अगर मिल जाता तो शायद इतने लोग ना मरते। Many family were forced to leave the country and lost their livelihood, उनकी आजीविका। कई लोग हैं जैसे तमिल लोग जो वहां पे होते होंगे, ऑब्वियस है कि वहां पे जॉब करते होंगे, उनका अपना व्यवसाय होगा, छोटा मोटा कहीं ना कहीं बिजनेस कर रहे होंगे, किसी तरह का भी कोई काम कर रहे होंगे, अपना छोटा मोटा जमीन लेकर के घर बनाया होगा, तो उन सभी को वहां से कंट्री से जाना पड़ा। दूसरा, उन्होंने अपनी आजीविका तक खो दी। ओवरऑल ये जो हुआ श्रीलंका में पावर शेयर ना करने के बाद हुआ। अगर पावर को शेयर किया जाता, तमिल को भी रिगार्ड मिलता, तमिल लैंग्वेज को रिगार्ड मिलता, उन लोगों को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है जॉब्स में, यूनिवर्सिटीज में, एजुकेशन में, तो ये सिचुएशन, सिविल वॉर जैसी सिचुएशन जो हुई वो कभी ना होता, ठीक है। और जो लैंग्वेज है, मैंने अभी बताया, लैंग्वेज जो है वो किसी भी कल्चर का इंपॉर्टेंट यूनिट है, ठीक है। और इस इंपॉर्टेंट यूनिट को ही छीन लिया गया श्रीलंकन तमिल्स के द्वारा, जिसके कारण ये सिविल वॉर देखने को मिला। आगे हम लोग इसके बाद अकोमोडेशन इन बेल्जियम पढ़ेंगे। बेल्जियम में किस तरह से पीसफुली ब्रदरहुड के थ्रू, फर्टिलिटी जिसे कहते हैं, उसके थ्रू किस तरह से पूरा का पूरा डाइवर्सिटी को अकोमोडेट कर लिया गया। अब ये लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर इलम क्या है, LTTE, लिट्टे, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं, हालांकि एनसीईआरटी में हमारे पास इतना ज्यादा डिटेल अवेलेबल नहीं है। इसे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बाद में डिक्लेयर किया गया। उसका कारण क्या था, इंडिया का भी कुछ रोल है इसमें, इन चीजों को आप बड़े लेवल पे, बड़ी क्लासेस में आप पढ़ेंगे। लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर इलम वेल्लुपिल्ले प्रभाकरन के द्वारा ये फाउंड किया गया था 1976 में। 1976 में जो ऑर्गेनाइजेशन बनी ना, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसकी अपनी एयरफोर्स, अपनी नेवी और अपना आर्मी, पूरी की पूरी 3 विंग में इनका था। उसके अलावा इनका अपना एक पॉलिटिकल विंग भी था, एक आर्मी विंग बनाया इन्होंने, एक पॉलिटिकल विंग बनाया। इसके अलावा भी इन्होंने कई सारे ग्रुप्स को मिला करके वहां के सरकार को, जो नॉर्थ ईस्ट में पॉलिटिकल पार्टीज हुआ करती थी, उनको सपोर्ट किया अपने डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए। ओवरऑल राजीव गांधी का असैसिनेशन, यानी कि जब 21 मई 1991 के दौरान तमिलनाडु में एक रैली के दौरान राजीव गांधी जब अपना चुनाव प्रचार कर रहे थे, तो उस समय पे लिट्टे के कुछ मेंबर थे, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर इलम के कुछ मेंबर थे, धानु नाम था उनका। जब स्टेज पे जा रहे थे सुसाइड बॉम्बर के तौर पे, उन्होंने बॉम्ब वगैरह लगाया हुआ था, और जब जा रहे थे स्टेज पे तो एक अंसुलिया डेजी नाम के पुलिस इंस्पेक्टर ने उन्हें रोका भी, ठीक है। लेकिन कहते हैं ना कि जब मौत आता है तो कोई नहीं रोक पाता है। राजीव गांधी ने खुद बुला लिया स्टेज पे कि आ जाइए ऊपर, और आने के बाद उन्होंने सुसाइड बॉम्ब, माला पहनाते हुए सुसाइड बॉम्ब का बटन दबा दिया, और इसके बाद अलविदा। यानी कि पूरी तरह से अगर आप देखेंगे तो राजीव गांधी का असैसिनेशन करने में भी इनका हाथ रहा। बाकी लिट्टे ने इस चीज को डिनाई किया, क्योंकि एक्सेप्ट कौन करता है इस चीज को करने के बाद भी। तो ओवरऑल ऐसी सिचुएशन रही, इतना बड़ा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन रहा जिन्होंने नेशन की डिमांड की, सेपरेट नेशन की। तो ओवरऑल ये आपको पढ़ना नहीं है, पढ़ना आपको सिर्फ इतना है कि मेजोरिटिज्म की पॉलिसी अपनाने के बाद
क्या हुआ श्रीलंका में पावर को शेयर न करने के बाद क्या क्या हुआ, इन चीजों पे ज्यादा ध्यान देना। ये कहानी है, बाकी डिटेल में कभी इस पे और वीडियो बनाया जाएगा। जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है विक्रम कुमार। इस वीडियो में हम लोग अकोमोडेशन इन बेल्जियम के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले टॉपिक में हम लोगों ने श्रीलंका के एथनिसिटी और श्रीलंका में जो मेजोरिटिज्म की पॉलिसी अपनाई गई उसके बारे में डिस्कस किया था। समझा था कि किस तरह से सिन्हालो को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करने के बाद वहां की इलेक्टेड गवर्नमेंट के द्वारा क्या कॉन्सिक्वेंसेज रहे, क्या इंपैक्ट पड़ा श्रीलंका के ऊपर और किस तरह से एक सिविल वॉर देखने को मिला। इस चीज को समझते हुए हम अगला टॉपिक समझ रहे हैं, केस ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम में किस तरह से अकोमोडेशन किया गया। एक बात बहुत जरूरी कि पावर को जब शेयर नहीं किया गया तो क्या इंपैक्ट मिला, क्या उसका कॉन्सिक्वेंसेज रहा। अब जब पावर को शेयर किया जाएगा तो उसका रिजल्ट, उसका आउटकम क्या रहेगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या रहेंगे। तो ओवरऑल हम इस टॉपिक में बेल्जियम के बारे में जानने वाले हैं और बेल्जियम में किस तरह से सारी डाइवर्सिटी को अकोमोडेट किया जाता है। इट मींस कि यहां पे भी तो फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं, यहां पे भी तो डच बोलने वाले लोग हैं, जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन है, कहीं पे ये मेजोरिटी में है, कहीं पे ये माइनॉरिटी में है। श्रीलंका में भी कुछ ऐसा ही था कि एथनिसिटी अलग अलग थी। सिन्हाला स्पीकर से, तमिल स्पीकर से, कुछ नेटिव तमिल से, कुछ इंडियन तमिल से, जिसमें अलग अलग रिलीजन के लोग हैं। तो डाइवर्सिटी को कहीं ना कहीं उन्होंने अकोमोडेट नहीं किया। कहा गया है कि कौन सीखा है सिर्फ बातों से, कौन सीखा है सिर्फ बातों से, सीखने के लिए एक हादसा बहुत जरूरी है। हादसा होना तय था और हादसा हुआ श्रीलंका में और इसके कारण बेल्जियम में, इसके कारण श्रीलंका में सिविल वॉर देखने को मिला। अब हम अकोमोडेशन इन बेल्जियम देखेंगे कि बेल्जियम के अंदर क्या क्या चीजें हुई। बेल्जियम जो केस है, आपको जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि बेल्जियम में डाइवर्सिटी है किस किस बेसिस पे, लिंग्विस्टिक बेस पे, और कौन कौन सी भाषाएं, फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन, डच स्पीकिंग पॉपुलेशन और जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन। ओवरऑल कंट्री में आप देखेंगे तो फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन जो है जस्ट 40% है, वहीं पे डच लोग मेजोरिटी में 59% है और 1% जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन है। अब कैपिटल के अंदर ये सिचुएशन कंप्लीटली रिवर्स हो जाता है। वहां पे जो है फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन 80% और डच स्पीकिंग पॉपुलेशन सिर्फ 20% होती है। तो बेल्जियम में क्या होता है, इस चीज को, जो रीजनल डाइवर्सिटी है, यहाँ पे जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, इसको अकोमोडेट किया जाता है। और किस तरह से, वो समझ लीजिएगा। बेल्जियम रिकॉग्नाइज द existence of regional differences and culture diversities, which means कि बेल्जियम ने श्रीलंका की तरह नहीं किया। बेल्जियम ने नहीं देखा कि हम मेजोरिटी में है तो हम अपने आप को डोमिनेट करें ओवर द माइनॉरिटी। इन्होंने क्या किया कि यहाँ की जो एग्जिस्टेंस है, यहाँ का जो कल्चरल वैल्यूज है, यहाँ का जो आप कह सकते हैं यहाँ पे रीजनल ऑटोनॉमी होनी चाहिए, इस चीज को रिकॉग्नाइज किया। ठीक है, जो डिफरेंसेस है उनके बीच में। देखिए ओवरऑल क्या बात है कि आप सिमिलैरिटीज में कब तक रहिएगा। एक दिन, पूरे दिन आपको एक जैसा खाना खिलाया जाए, फिर अगले दिन सेम खाना, फिर अगले दिन सेम खाना, तो आप भी उस खाने से उब जाइएगा। तो एक तरह का कहीं ना कहीं होने से आप खुद उब सकते हैं। तो आप सोचिए खुद कि आपके आसपास सब एक जैसे लोग हों, सब एक ही जैसा थॉट प्रोसेस रखते हो, सबके एक जैसे ओपिनियन हो, सबके एक जैसे कपड़े हो, सब एक जैसा बोलते हो। बोलना तो लगभग एक जैसा ही होता है, बट फिर भी सब एक जैसे ही हो। ठीक है, जिस तरह से आपकी सोच मिलती हो, अगले की सोच मिलती हो, तो जो भी बात आप करेंगे, कोई डिबेट नहीं होगा, कोई डिस्कशन नहीं होगा। और ओवरऑल ये खूबसूरती है। देखिए खूबसूरती किस मायने में है कि आप साउथ में चले जाइए, आप वेस्ट में चले जाइए, आप ईस्ट में चले जाइए, आप नॉर्थ में चले जाइए, आप सेंट्रल में चले जाइए, कहीं भी जाइएगा तो आपको डाइवर्स लोग दिखेंगे। वहां पे उनकी यूनिक चीजें दिखेंगी, उनका अपना कल्चर होता है, उनका अपना ट्रेडिशन है, उनके अपने फूड्स हैं, उनके अपने पहनावे हैं। तो ये डाइवर्सिटी कहीं ना कहीं बहुत खूबसूरत चीज है। ठीक है, यूनिटी इस डाइवर्सिटी के कारण आते हैं हमारे देश में। अगर हम अपने देश के रेफरेंस में समझे तो यहाँ पे जो बेल्जियम वाले लोग हैं, उन्होंने क्या देखा कि भाई यहाँ कल्चरल डाइवर्सिटी जो है या डिफरेंसेस जो है उसे कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो 1917 से लेकर के 1993 तक, 93 कर लेने से 93 तक क्या हुआ, उन्होंने अमेंड किया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को संशोधन किया। अमेंडमेंट मींस कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए, परिवर्तन लाया गया। क्या चेंजेस लाए गए, 4 बार चेंजेस किए। क्या क्या चेंजेस किए उन्होंने उस डाइवर्सिटी को, उस डिफरेंसेस को अकोमोडेट करने के लिए। तो सबसे पहला, द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शेल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होता है, जैसे हमारे देश में अभी फिलहाल में बीजेपी गवर्नमेंट रूल करती है। ठीक है, तो ये मान लीजिए ओवरऑल बेल्जियम है। अब इस पूरे के पूरे कंट्री को रन करने के लिए यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है
उसमें जो फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन है, यानी फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन का जो रिप्रेजेंटेशन है, और दूसरी तरफ जो डच स्पीकिंग पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन है, उनके दोनों के दोनों रिप्रेजेंटेशन यानी मिनिस्टर इक्वल होंगे। ठीक है, अब इक्वल होने के बाद क्या होगा कि किसी के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहेगा। दूसरा, thus no single community can make decision unilaterally। अगर कोई भी फ्रेंच सिर्फ और सिर्फ चाहेंगे कि हम अपने पक्ष में कोई पॉलिसी डिसाइड कर लें, कोई अपने फेवर में कोई काम कर लें, तो वो नहीं पॉसिबल होगा। दूसरी तरफ अगर डच चाहेंगे तो वो भी नहीं कर सकते हैं। इट मींस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलेटरली। अगर वो चाहे भी तो कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं अकेले होकर के। ठीक है, इससे दोनों के बीच में जो गैप है डिफरेंस का, वो खत्म हो जाएगा। कारण क्योंकि दोनों को इक्वल ट्रीटमेंट मिला है, दोनों को इक्वालिटी में रखा गया है, दोनों का रिप्रेजेंटेशन इक्वल है। दूसरा देखिए, द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि जो जैसे देखिए ये बेल्जियम है आपका, बेल्जियम के अंदर एक फ्लेमिश रीजन है, दूसरा वॉलोनियल रीजन है। ठीक है, तो फ्लेमिश रीजन में आप अगर देखेंगे तो फ्लेमिश रीजन में जो है वो डच बोलने वाले लोग हैं, और वॉलोनिया रीजन में फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन है। तो ये तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट है जहां पे मिनिस्टर दोनों फ्रेंच और डच बोलने वाले सेम रहेंगे, सिमिलर रहेंगे। बट जो रीजनल ऑटोनोमस है, यानी कि ये स्टेट, ऐसे कई सारे स्टेट हैं लेकिन हम लोग के पास सिर्फ और सिर्फ दो है, तो हम दोनों के बारे में जानेंगे। जैसे कि एक फ्लेमिश रीजन है, एक वॉलोनिया रीजन है, तो उन दोनों के दोनों पर्टिकुलर रीजन को भी ऑटोनॉमी दे दी गई। ठीक है, और ऑटोनॉमी इस लेवल पे दी गई कि ये एक दूसरे के सबऑर्डिनेट नहीं होंगे। एक दूसरे के नहीं, मतलब कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है वो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट नहीं रहेगा। यानी कि जो यहाँ की गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट, अधीन, यानी कि उसके नीचे नहीं काम करेगा, बल्कि वो भी ऑटोनॉमी यानी ऑटोनोमस रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ब्रसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ कम्युनिटी हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। ब्रसेल्स कैपिटल का सिनेरियो समझिए, कैपिटल में क्या हुआ था देखिए, फ्लेमिश रीजन है, एक वॉलोनिया रीजन है, और जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन। अच्छा एक क्वेश्चन, जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन का क्या? जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन सिर्फ 1% है बच्चों। अब 1% है तो आप इस कंटेक्स्ट को समझिएगा। जैसे हमारे देश में अगर देखा जाए तो लगभग 200 मिलियन के आसपास मुस्लिम पॉपुलेशन है। ठीक है, सबसे ज्यादा हमारे देश में है, बट स्टिल कंपैरेटिवली हिंदू मेजॉरिटी कम्युनिटी के अकॉर्डिंग दे आर इन अ माइनॉरिटी। ठीक, और इस कंट्री में दो लोगों के बीच में ज्यादा आपको कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता होगा, कम्युनल वायलेंस देख लीजिए या फिर किसी भी तरह का, तो हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो जाता है। हमेशा होना नहीं चाहिए, हर एक धर्म अपनी जगह सही है, तो हो जाता है कभी मोस्टली आप देखते होंगे। अब इस सिचुएशन में यही दोनों लोगों के बीच में मोस्टली कॉन्फ्लिक्ट देखा जाता है। आप कभी नहीं सुनेंगे जैन के बारे में या पारसी, जो कि बहुत कम है माइनॉरिटी में। तो कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें प्रिजर्व करता है, उन्हें प्रोटेक्ट करता है, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, उन्हें ये गारंटी देता है कि वो लोग यहाँ पे अच्छे से रह सकते हैं। तो वो माइनॉरिटी कम्युनिटी होने के बावजूद भी सेफ है। ठीक है, सभी सेफ है, ऐसा कुछ जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो सेफ है। अब ओवरऑल तो जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन में सिर्फ 1% है। अगर मेजोरिटी में देखा जाए तो फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग पॉपुलेशन है, जिनके बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट होता भी है और सेपरेशन होता है तो देश टूटेगा। ठीक है, तो इसके कारण क्या हुआ, ब्रसेल्स में सेपरेट गवर्नमेंट बनाया गया। ठीक है, अब ब्रसेल्स में जो सेपरेट गवर्नमेंट बनाया गया, वहां पे अगर देखिएगा तो फ्रेंच बोलने वाले लोग 80% है और डच बोलने वाले लोग 20% है। कंट्री में सिचुएशन कंप्लीटली उल्टा था, यहाँ पे डच बोलने वाले 59% थे कंट्री में। ब्रसेल्स हैज सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ कम्युनिटी हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जो वहां पे मिनिस्टर है फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन की तरफ से जो रिप्रेजेंटेशन है या डच स्पीकिंग पॉपुलेशन की तरफ से जो रिप्रेजेंटेशन है, वो दोनों के दोनों इक्वल रहेंगे। ऐसा क्यों? तो कंट्री का सिनेरियो में आपने देखा था क्या कि वहां पे डच स्पीकिंग पॉपुलेशन जो कि 59% है, उन्होंने इस चीज को माना कि ठीक है हम मेजोरिटी में है। स्टिल मेजोरिटी में होते हुए उन्होंने फ्रेंच लोगों की जो बात है वो रखी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में जब ये चेंजेस किए गए तो उन्हें इक्वल रिप्रेजेंटेशन देने का मौका दिया। तो इसी तरह से यहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन ने डच लोगों की बात रखी और डच स्पीकिंग जो रिप्रेजेंटेशन है, डच लोगों की तरफ से जो रिप्रेजेंटेशन है उसे इक्वल रखा। तो यहाँ पे देखिए कितने पीस तरीके से, शांति, एकदम सौहार्द जिसे कहते हैं, ब्रदरहुड का रिप्रेजेंटेशन इन दोनों लिंग्विस्टिक ग्रुप ने दिया। अपार्ट फ्रॉम दैट सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। ध्यान रखना ये चौथा स्टेप लिया गया था। ठीक है, इसके अलावा जो सेंटर में इक्वल रिप्रेजेंटेशन है दोनों का, फ्रेंच और डच का, स्टेट
स्टेट में सबऑर्डिनेट नहीं रहा स्टेट, और जो कैपिटल है वहां पे भी देखेंगे तो डच और फ्रेंच स्पीकिंग दोनों पॉपुलेशन इक्वल है। दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। वन लैंग्वेज कम्युनिटी का मतलब क्या है, वो फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन हो, चाहे जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन हो, चाहे डच स्पीकिंग पॉपुलेशन, वहां से एक रिप्रेजेंटेशन होगा। इसे कहा गया कम्युनिटी गवर्नमेंट। ठीक है, अब कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है ये, इसे कहा गया थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, जो चौथा स्टेप लिया गया बेल्जियम में डाइवर्सिटी और डिफरेंसेस को अकोमोडेट करने के लिए, वो ये लिया गया कि स्टेट और सेंटर में गवर्नमेंट होंगे, डजंट मैटर, वो है, रहने भी चाहिए, लेकिन एक और गवर्नमेंट जो कि रीजनल लेवल पे, लोकल लेवल पे काम करे, जिसे हमने नाम दिया है, हमने नहीं मतलब हमारी किताब में नाम दिया गया है, यानी बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन में नाम दिया गया कम्युनिटी गवर्नमेंट। याद रखिएगा, 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, क्या नाम था, तो कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब इस कम्युनिटी गवर्नमेंट का क्या काम है, ठीक है, दिस गवर्नमेंट हैज द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू। ठीक है, किसी भी रीजन में रहे, चाहे वो फ्लेमिश रीजन में रहे, चाहे वो वोलोनियल रीजन में रहे, चाहे वो जर्मन रीजन में रहे, यानी कि उसी जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन वाले रीजन में रहे, और कोई भी भाषा वो बोल रहे हैं, मान लीजिए अगर कोई फ्लेमिश रीजन में रहता है, ठीक है, और फ्लेमिश रीजन में रहने के बाद वो फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन है, फ्रेंच लैंग्वेज बोलता है, तब भी कोई भी कहीं भी रहे, कोई भी लिंग्विस्टिक ग्रुप का व्यक्ति रहे, तो उसका सिंगल रिप्रेजेंटेशन यानी कम्युनिटी गवर्नमेंट उसका देखरेख करेगी, और किन किन मैटर्स पे करेगी, कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज। इससे क्या हुआ कि जो रीजनल ऑटोनॉमी है वो भी डेवलप हुआ, यानी लोकल लेवल पे भी लोग इंडिपेंडेंट रहे और अपना रिप्रेजेंटेशन रख पाए। दिस हेल्प टू अवॉइड सिविक स्ट्राइफ बिटवीन टू मेजर कम्युनिटीज एंड अ पॉसिबल डिवीजन ऑफ कंट्री ऑन अ लिंग्विस्टिक लाइन। ठीक है, ये जो अकोमोडेशन बेल्जियम ने किया 1970 से लेकर के 1993 तक, 4 बार जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके चीजें चेंज की, डाइवर्सिटी को अकोमोडेट किया, उसके थ्रू ये क्या हुआ, जैसे देखिए श्रीलंका में तो सिविल वॉर हो गया था, क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज को सबसे ज्यादा तवज्जो दिया, एक को ऑफिशियल बना दिया, बाकी को डिसरिगार्ड कर दिया। लेकिन यहां पे देखिएगा कि सभी को साथ में लाया गया। अब साथ में लाया गया जिसके कारण क्या हुआ, अवॉइड सिविक राइट, यानी कि सिविल वॉर एक तरह से खत्म हो गया। ठीक है, अब सिविक मींस जो सिविलियंस हैं उनके बीच में ये स्ट्रगल खत्म हो गया। द टू मेजर कम्युनिटी कौन कौन से, एक फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन और दूसरा डच स्पीकिंग पॉपुलेशन है, ये दोनों मेजोरिटी में थे। इन दोनों के बीच में पॉसिबिलिटी था, अगर मान लीजिए ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होता और मान लीजिए वहां का गवर्नमेंट जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज लिंग्विस्टिक ग्रुप को पूरी तरह से सपोर्ट करता और उन्हें प्रोटेक्ट करते, उन्हीं के लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर देता, तो क्या होता, लिंग्विस्टिक बेसिस पे, लिंग्विस्टिक लाइंस पे हो सकता था, पॉसिबल था कि वो देश डिवाइड हो जाता, 2 यूनिट में बढ़ जाता। लेकिन यहाँ पे अकोमोडेट किया गया और जिसके कारण क्या देखने को मिला, बड़े ही सौहार्द शांतिपूर्ण तरीके से, भाईचारे के तरीके से सब के सब एक साथ रहने लगे, पीस और हार्मनी के साथ रहने लगे। ठीक है, जिसके कारण किसी भी तरह का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट देखने को नहीं मिला। अब इसके कारण क्या हुआ, मैनी यूरोपियन कंट्री केम टुगेदर टू फॉर्म द यूरोपियन यूनियन। ब्रसेल्स वाज चूजन इट्स हेडक्वार्टर। यूरोपियन यूनियन क्या होता है, यूरोपियन कंट्रीज का एक यूनियन है, आपको अगर याद हो तो G20 समिट हुआ है इंडिया में इसी साल। ठीक है, 19 देशों के साथ साथ एक यूरोपियन यूनियन भी शामिल होता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये यूरोपियन यूनियन पूरे होल यूरोप को, जो यूरोपियन कंट्री है वहां के सभी जो इस यूनियन से जुड़े हुए उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस यूरोपियन यूनियन को जब बनाया गया ना, कंट्री यूरोपियन यूनियन जब बन रही थी, तो ब्रसेल्स को चूज किया गया इसके हेडक्वार्टर के लिए। क्यों चूज किया गया, क्योंकि जिस तरह का इन्होंने प्रेजेंटेशन दिया, जिस तरह का इन्होंने काम किया सारी डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करने का, उससे कहीं ना कहीं एक एग्जांपल सेट किया इन्होंने, और उस एग्जांपल के थ्रू इसका हेडक्वार्टर यहाँ पे सेलेक्ट किया गया। अब ओवरऑल इस टॉपिक में आपने क्या समझा कि भाई बेल्जियम में डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करने के लिए सिंपल सी तरीके से आप याद कैसे रखेंगे, क्योंकि एक पक्का यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक आपने टॉपिक सेपरेट पढ़ा क्या, कि एथनिसिटी क्या है दोनों जगह की, श्रीलंका और बेल्जियम की। इसके बाद आपने क्या पढ़ा कि किस तरह से मेजॉरिटिज्म की पॉलिसी श्रीलंका में अपनाई गई, और दूसरा अभी आप पढ़ रहे हैं बेल्जियम में किस तरह से अकोमोडेशन हुआ। तो 4 बातें आपको याद रखना है कि 1970 से लेकर के 1993 तक कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार अमेंडमेंट किए गए। पहला, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी ओवरऑल कंट्री की जो गवर्नमेंट है, उसमें फ्रेंच और डच स्पीकिंग मिनिस्टर को इक्वल कर दिया गया। दूसरा, स्टेट को रीजनल ऑटोनोमस यानी कि स्टेट को पूरी तरह से ऑटोनॉमी दी गई, यानी वहां पे किसी भी तरह से स्टेट सबऑर्डिनेट नहीं रहा सेंट्रल गवर्नमेंट के। ठीक है, सिंपल भाषा में स्टेट इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। थर्ड, उन्होंने क्या किया, कैपिटल के सिचुएशन में
वहां पे भी मिनिस्टर्स इक्वल रखे, क्योंकि फ्रेंच और डच स्पीकिंग पॉपुलेशन, जहां पे कंट्री में डच स्पीकिंग पॉपुलेशन मेजोरिटी में थी, तो वहां पे उन लोगों ने कोऑपरेट किया, यहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन ने कोऑपरेट किया। थर्ड के बाद आता है फोर्थ, कम्युनिटी गवर्नमेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट बनाया गया, जिसे कम्युनिटी गवर्नमेंट का। ये चारों लाइन आप याद रखिएगा अच्छे से, एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर ब्रसेल्स में चूज किया गया बनाने के लिए, 1 मार्क्स का यहां से भी क्वेश्चन। कम्युनिटी गवर्नमेंट 1 मार्क्स का यहां से क्वेश्चन। ओवरऑल ये टॉपिक आपका पूरी तरह से फिनिश होता है। अगले टॉपिक में हम लोग समझेंगे कि पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, ठीक है। अभी आपने क्या देखा कि पावर एक जगह शेयर हुआ तो क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज रहे, और एक जगह पावर शेयर नहीं हुआ तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेज क्या रहे। ओवरऑल 2 केस आपने पढ़ा, जहां पे श्रीलंका में सिविल वॉर, जब पावर शेयर नहीं हुआ तो सिविल वॉर हुआ, और यहां पे पावर शेयर हुआ तो सभी लोग एक साथ सौहार्द के साथ, भाईचारे के साथ आराम से रह पा रहे हैं। तो ओवरऑल पावर शेयर करना चाहिए। स्टार्टिंग में मैंने क्या कहानी सुनाया था कि अगर पावर शेयर हो तो दोबारा वो चीजें बन सकती हैं, ठीक है। अगर एक के पावर, सारा का सारा पावर एक हाथ में आ जाए तो कहीं ना कहीं वो अपनी मनमर्जी का करेगा, अपनी चीजें थोप देगा दूसरे लोगों पे, या मेजोरिटी के पास पावर चला जाए तो वो माइनॉरिटी के ऊपर अपना डोमिनेंस साबित करने की कोशिश करेगा, डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। तो पावर शेयरिंग बहुत बढ़िया चीज है। शेयरिंग इज केयरिंग होता है, जितना आप शेयर करेंगे चीजें उतना बढ़ेगा। जैसे आप प्यार शेयर कीजिए तो बहुत बढ़ेगा, आप नफरत शेयर कीजिए तो आपके दुश्मन बनते रहेंगे। तो जिस तरह से जो चीज आप शेयर कीजिएगा वो बढ़ता है। तो यहां पे लोगों ने क्या शेयर किया, प्यार, और उस प्यार के कारण क्या देखने को मिला कि सभी लोग एक साथ पीस और हार्मनी के साथ रह पाते हैं। तो ओवरऑल ये टॉपिक आपका खत्म होता है। अगली टॉपिक में हम लोग पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, प्रोडक्ट और मोरल रीजन को समझेंगे। जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है विक्रम कुमार। इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर को शेयर करना डिजायरेबल क्यों है, क्यों इच्छा होनी चाहिए कि पावर को शेयर ही करना चाहिए। डिजायर का मतलब इच्छा, और ये भी सवाल कोई पूछने लायक है। अभी आपने 2 केस पढ़ा है कि बेल्जियम में जब डायवर्सिटी को अकोमोडेट किया गया, यानी पावर को शेयर किया गया, तब क्या हुआ, और श्रीलंका में जब पावर को शेयर किया गया तब क्या हुआ। फिर भी ये सवाल आता है, तो इस सवाल का जवाब एक नए तरीके से हम लोगों को देना फर्ज बनता है। अब क्या है, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, पावर को शेयर करना जरूरी है क्या, ठीक, पहली चीज। और डिजायरेबल है क्या, डिजायरेबल का मतलब कि इच्छा होनी चाहिए, नहीं डिजायर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इससे पहले टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ा कि भाई श्रीलंका और बेल्जियम का एथनिक कॉम्पोजिशन क्या क्या रहा, किस तरह से श्रीलंका में मेजोरिटिज्म की पॉलिसी अपनाई गई, बेल्जियम में आपने देखा किस तरह से पूरी डाइवर्सिटी और डिफरेंसेस को अकोमोडेट कर लिया गया। अब हम अगला समझते हैं कि पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, क्यों जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है तो जवाब देना आपका दायित्व है, और उसको पूरी तरह से निभाइए भी, ठीक। पहला रीजन है प्रूडेंट और दूसरा रीजन है मोरल, ठीक। बच्चों को ना कई जगह कंफ्यूजन रहता है, हमेशा मैं जब भी ऑनलाइन क्लास या ऑफलाइन क्लासेस में पूछता हूं कि प्रूडेंट और मोरल रीजन में क्या होता है, तो बच्चे सिर्फ रट लेते हैं कि रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू सोशल ग्रुप, या फिर इट इज अ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर समझने की बात की जाए तो मैं एक ना छोटे से एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि क्या है बेसिक इन दोनों के बीच में डिफरेंस, ठीक है। ज्यादा बड़ा नहीं, एक शॉर्ट एंड समराइज समझिएगा। मोरलिटी का मतलब क्या होता है, नैतिकता, और प्रूडेंशियल का मतलब क्या होता है, समझदारी, विजडम। अब ओवरऑल बात क्या है कि बचपन से आपको मोरल वैल्यूज सिखाए जाते हैं, नैतिकता सिखाया जाता है। नैतिकता में जैसे एक एग्जांपल मैं बताऊं आपको कि आपको बड़ों को रिस्पेक्ट करना है, अगर कोई भी गेस्ट आते हैं तो उनके पैर छूने हैं, या फिर जो भी बड़े आपको मिल जाए तो उनके पैर छू करके उन्हें रिस्पेक्ट पे करना होता है, ठीक है। ये मोरलिटी आपको बचपन से सिखाया गया है। लेकिन अगर आप सड़क पर चलना शुरू करें तो आपसे सब बड़े होंगे, और सब मतलब कि लगभग 80 to 90% आपको बड़े मिलेंगे, फिर सबके पैर छूते चलोगे, है ना। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको इसके लिए प्रूडेंट होने की भी जरूरत होती है कि कौन बड़े, जिनको आप जान रहे हैं या फिर जिनको आप पहचानते हैं, या फिर जो आपके गेस्ट लगते हैं या फिर कोई रिलेशन में लगते हैं, तो उनके पैर छूते हैं, उन्हें विश करते हैं गुड मॉर्निंग, और बाकी सभी को आंख बंद करके नेग्लेक्ट करते हुए आप चले जाते हैं अपने स्कूल की ओर, या फिर जहां भी आप जा रहे हैं मार्केट में, आप अपने काम की ओर चले जाते हैं। तो ओवरऑल क्या सिचुएशन है कि मोरलिटी होना जरूरी है, यानी कि मोरल वैल्यूज आपको सिखाए गए हैं, लेकिन प्रूडेंट वे में, ठीक है। तो इसी बेस पे 2 रीजन है हमारे पास, एक प्रूडेंट और दूसरा मोरल, जहां पे हम पावर को शेयर करते हैं, ठीक है। तो प्रूडेंशियल का मतलब क्या होता है, पावर शेयरिंग इज गुड
वेरी गुड, पावर शेयरिंग होना भी चाहिए। गुड किस कंटेक्स्ट में? बेल्जियम के कंटेक्स्ट में। श्रीलंका के कंटेक्स्ट में अगर कहा जाए पावर शेयरिंग तो हुआ ही नहीं था, तो गुड किस बात का? बिकॉज इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू सोशल ग्रुप। एक देश के अंदर इतनी सारी डाइवर्सिटी है और उस डाइवर्सिटी के अंदर और सारी डाइवर्सिटी है। मतलब समझना कि जैसे मान लीजिए कि हमारे देश में तो अगर देखा जाए तो बहुत सारी डाइवर्सिटी है। एक अगर रिलीजन की बात की जाए तो उस रिलीजन के भी बहुत सारे सबसेक्ट हैं, उस सबसेक्ट के अंदर भी बहुत सारे सेक्ट हैं। तो कहीं ना कहीं सबसेक्ट चलता चलता है और ऐसे ही बहुत सारा डाइवर्सिटीज हमें देखने को मिलता है। अब होता क्या है कि हम लोग रहते हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अब उस समाज में रहता है तो अलग अलग सोशल ग्रुप रहते हैं और सबको अपने कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन की या फिर कह सकते हैं अपने राइट्स की बात करनी होती है। तो वो सोशल ग्रुप के बीच में अगर उनको इक्वल राइट्स ना मिले, अगर उनके बीच में पावर शेयर ना हो, तो कहीं ना कहीं वो डिस्क्रिमिनेशन होगा उनके साथ जिनके साथ पावर शेयर नहीं हुआ या जिनको इक्वल राइट्स नहीं मिले। और इसके कारण क्या होगा कि हो सकता है वो दोनों के दोनों सोशल ग्रुप, जैसे श्रीलंका के केस में सिन्हाला और तमिल के बीच में हुआ, वैसे जो पर्टिकुलर कम्युनिटी के बीच में राइट्स नहीं शेयर होंगे या पावर शेयर नहीं किया जाएगा, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट रेज होगा। तो प्रूडेंट वे क्या है, समझदारी क्या है कि उन दोनों को पावर शेयर किया जाए। और पावर शेयर करने से क्या होगा? पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि वहां पे किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो ही ना। पॉसिबिलिटी टू रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू सोशल ग्रुप। नेक्स्ट समझिएगा मोरल। पावर शेयरिंग इज वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मीन्स लोकतंत्र, जनता का शासन, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, लोगों से, ठीक है, बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड टू द पीपल। अब भाई लोकतंत्र है तो लोकतंत्र की आत्मा, जिसे कहते हैं ना सोल, वो पावर शेयर करना ही है। अगर पावर शेयर नहीं हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है। तो इट इज अ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि अगर लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है किसी कंट्री में, तो कहीं ना कहीं पावर शेयर किया ही जाना चाहिए और शेयर होता है, ठीक है। अगर आप प्रिटेंड करते हैं जस्ट लाइक कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं या फिर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तब तो पावर शेयर नहीं किया जाएगा। जैसे श्रीलंका में आप देखेंगे कि वहां पे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ने ये काम किया था, मेजोरिटिज्म की पॉलिसी को अपनाया था। तो ओवरऑल बात क्या कहने की कोशिश की जा रही है कि डेमोक्रेसी अगर है, अगर एग्जिस्ट करती है रियल डेमोक्रेसी, तो पावर को शेयर करना, इट इज अ वेरी, पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी की आत्मा होती है कि पावर को शेयर किया ही जाए। लेकिन श्रीलंका में सिर्फ और सिर्फ ट्राई टू प्रिटेंड, यानी कि उन्होंने सिर्फ दिखाने की कोशिश की, दिखावे वाली बात थी कि हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री, हम लोग पावर शेयर कर रहे हैं, बट पावर को शेयर नहीं किया गया। अब समझिएगा कि प्रूडेंट रीजन, अभी से डिटेल में हम लोग समझेंगे कि अगर मान लीजिए आपका क्वेश्चन 3 मार्क्स का आ जाता है, 5 मार्क्स का आ जाता है, तो आपको आंसर पूरा लिखना होता है, ठीक है। अगर आपसे सिर्फ और सिर्फ 1 मार्क्स में पूछे तो शॉर्ट एंड सिंपल, बहुत स्वीट सा आंसर आप लिख करके आ जाएगा, प्रूडेंशियल रीजन एंड मोरल रीजन reduce the possibility of conflict between two social group and power sharing is a very spirit of democracy। खत्म हो जाएगी कहानी। बट यहाँ पे अगर आपको 3 मार्क्स में पूछा जाए या फिर 5 मार्क्स में पूछा जाए तो आप आंसर को थोड़ा सा अच्छे से सुंदर सजा करके लॉन्ग टर्म में लिखेंगे, लॉन्ग टर्म यानी कि लॉन्ग आंसर के फॉर्मेट में लिखेंगे, ठीक है। प्रूडेंशियल रीजन फॉर पावर शेयरिंग, सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफन लीड्स टू द वायलेंस, सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, ऑफन लीड्स टू द वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। जैसा कि अभी मैंने बताया, एक सोसाइटी के अंदर बहुत सारे ग्रुप रहते हैं, ठीक है। अब जब एक ग्रुप को पर्टिकुलर गवर्नमेंट फेवर करेगी और दूसरे को गवर्नमेंट फेवर नहीं करेगी, तो कहीं ना कहीं उनके बीच में स्ट्रगल शुरू हो जाएगा, सर्वाइवल का स्ट्रगल शुरू हो जाएगा, इक्वल राइट्स का स्ट्रगल शुरू हो जाएगा। और होगा क्या कि इसके कारण फिर से जैसा श्रीलंका में सिचुएशन हुआ, वहां पे उन सोशल ग्रुप के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रेज होना शुरू हो जाएगा, और जिसके कारण आएगा क्या? पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, राजनीति का अस्थिरता, लीडर्स चेंज होंगे, कभी कोई गवर्नमेंट बनेगा, कभी कोई गवर्नमेंट बनेगा, कभी कोई पॉलिसी आएगी, कभी कोई पॉलिसी जाएगी, और इस तरह से कभी वेलफेयर नहीं हो सकता है सोसाइटी का। इट इज गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। अगर आप पावर को शेयर करते हैं समझदारी से, ठीक है, जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि हमारे सोसाइटी के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है, जिसमें माइनॉरिटी कम्युनिटीज है। जैसे आपको अगर एग्जांपल के तौर पे दिया जाए कि अनरिजर्व कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी है, एससी कैटेगरी है, एसटी कैटेगरीज, अलग अलग कैटेगरीज को लोग रहते हैं सोसाइटी में। अगर मान लिया जाए उन्हें जो दिया जाता है प्रूडेंट तरीके से रिजर्वेशन दिया जाता है ताकि वो मेन स्ट्रीम से जुड़ सके,
तो उनको भी कहीं ना कहीं इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, और जिसके कारण हमारे देश के अंदर ये नहीं देखा जाता है कभी भी दो सोशल ग्रुप के बीच में, मोस्टली तो नहीं देखा जाता है बट कभी कभी तो होता रहता है। डेमोक्रेसी है, सबको अपनी आजादी है कि सब अपनी बात रख सकें, सब अपनी डिमांड रख सकें, बट मोस्टली देखा जाएगा क्या कॉन्स्टिट्यूशन सभी के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है और पावर को शेयर किया जाता है। तो माइनॉरिटी गवर्नमेंट जो होता है, यानी माइनॉरिटी गवर्नमेंट नहीं, यानी कि माइनॉरिटी पीपल जो होते हैं, तो गवर्नमेंट उन्हें भी प्रोटेक्ट करता है थ्रू द रिजर्वेशन, ताकि वो मेन स्ट्रीम में जुड़ सके, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके ओवरऑल। तो इसके कारण क्या आता है, पॉलिटिकल ऑर्डर में स्टेबिलिटी आ जाता है, क्योंकि जो लीडर्स बेहतर तरीके से पावर को शेयर करने पर जोर देते हैं उनसे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहती है। Imposing the will of majority community over the minority looks like an attractive option in short term. देखिए समझिएगा इस चीज को, imposing का मतलब होता है थोपना, ठीक है। जब किसी देश के अंदर majority community जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है और वो माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर अपनी बातों को, यानी कि जो भी उन्होंने पॉलिसी बनाई है उसे थोप दे, ठीक है, जबरदस्ती, क्योंकि वो संख्या में कम है, क्या कर पाएंगे आखिर। सरकार, डेमोक्रेसी में सरकार चुनने के लिए आपको मेजोरिटी में होना पड़ता है, और अगर आप मेजोरिटी में नहीं है और आप माइनॉरिटी में हैं, तो मेजोरिटी कम्युनिटी अगर आपके ऊपर अपनी विल, अपनी चाहत थोप दे जबरदस्ती, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, होगा क्या वो तो आपको पता है, एग्जैक्टली कॉन्फ्लिक्ट रेज होगा आफ्टर अ लॉन्ग टर्म, बट इन शॉर्ट टर्म ये बहुत अट्रैक्टिव लगेगा मेजोरिटी ग्रुप को कि हमने जो चाहा हमें मिल गया, हमने माइनॉरिटी कम्युनिटी को दबा दिया, हमने अपना डोमिनेशन स्टैब्लिश कर लिया, हम अपने आप को सुप्रीम बना चुके हैं, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म में कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव ऑप्शन है, बट इन लॉन्ग टर्म क्या होगा, लॉन्ग टर्म इन द लॉन्ग टर्म इट अंडरमाइंस द यूनिटी ऑफ द नेशन, ठीक है। जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, अगर आप उनके ऊपर अपना दबाव देते रहेंगे कंटिन्यूअसली, आप अपना विल इंपोज करते रहेंगे, तो एक समय के बाद बर्दाश्त करते 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 कहीं ना कहीं बर्दाश्त की हद पार हो जाएगी, और उसके बाद ये फूटेगा, गुस्सा कहीं ना कहीं रहेगा अंदर और एक दिन फूटेगा, और फूटने के बाद हो सकता है देश की यूनिटी, यानी कि कंट्री की यूनिटी पे भी आफत आ जाए, वो देश डिसइंटीग्रेट हो सकते हैं, कंट्री नेशन जो भी है वो डिसइंटीग्रेट हो सकता है। कारण उसका, क्योंकि आपने उस माइनॉरिटी ग्रुप को हमेशा अपने से अलग महसूस करवाया, वो अपने आप को कहीं ना कहीं एलिमिनेटेड फील करते रहे, और जिसके कारण आपका देश टूटना तय है। जैसे कि श्रीलंका में टूटने की बात की है, बाद में टूटा, की अलग बात है, समझ गया, लेकिन टूटने की तो बात थी। Tyranny of the majority is not just oppressive for the minority, it often brings ruin to the majority as well. Tyranny का मतलब होता है अत्याचार। अत्याचार अगर majority ग्रुप माइनॉरिटी पे करती है, तो सिर्फ और सिर्फ वो अत्याचार माइनॉरिटी पे नहीं है, बल्कि वो मेजोरिटी को भी रूइन करती है, मेजोरिटी कम्युनिटी को भी बर्बाद करती है। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई पर्टिकुलर ग्रुप मेजोरिटी में है, ठीक है, और वो पर्टिकुलर ग्रुप मेजोरिटी में मान लीजिए ए नाम का कोई मेजोरिटी ग्रुप है, और उसी के कोई लीडर है जो कि उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या ऐसा है कि ए जो सोशल ग्रुप है, ए नाम की जितनी भी सोशल ग्रुप से लोग बिलोंग करते हैं, वो सभी के सभी प्रॉस्पर हो जाएंगे, सभी के सभी रिच हो जाएंगे, सभी को अच्छे खासे एजुकेशन, सबको अच्छा हेल्थ मिलेगा? नहीं होता है। जो ये लीडर है वो सब अपना फायदा देखते हैं, अपने आप को कैसे स्टेब्लिश किया जाए उस चीज को देखते हैं। तो सोसाइटी के अंदर जो जितने भी ए ग्रुप से बिलोंग करने वाले सोशल ग्रुप के लोग हैं, वो सब नहीं उसके बेनिफिशियरी होते हैं, मोस्टली होते हैं बट सब नहीं होते हैं। तो इसी तरह से कहा गया है यहाँ पे कि मेजोरिटी जो है अगर कहीं ना कहीं ऑपरेसिव यानी टायरनी करती है माइनॉरिटी के ऊपर, अल्पसंख्यक लोगों के ऊपर, तो ये सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी को नहीं दिक्कत देगा, आगे आने वाले समय में उस मेजोरिटी ग्रुप को भी दिक्कत देगा, ठीक है। अब नेक्स्ट समझिए, प्रूडेंशियल रीजन हुआ कि क्यों हमें पावर को शेयर करना चाहिए, ठीक है। क्यों? ताकि हमारे देश के अंदर या फिर जिस भी देश में पावर को शेयर किया जाएगा वहां पे क्या बना रहे, सौहार्द बना रहे, शांति बना रहे, पीस बना रहे, वायलेंस किसी तरह का ना हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बना रहे। हर एक सोसाइटी में जो जितने भी लोग रहते हैं, जो भी सोशल ग्रुप है, उन सभी को बेटर अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलता रहे विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। अब समझिए मोरल रीजन। तो मोरल रीजन में सबसे पहले आता है हमारा वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी मींस कि लोकतंत्र की आत्मा ही है पावर को शेयर करना। लोकतंत्र में अगर पावर शेयर नहीं किया जा रहा है तो लोकतंत्र की आत्मा मर गई। और लोकतंत्र एक तरह से समझिए बॉडी है और उसका सोल है पावर शेयरिंग, और अगर पावर शेयर नहीं हुआ तो आत्मा मर गई, यानी फिर लोकतंत्र भी मर गया। लोकतंत्र बॉडी का क्या ही होता है, बॉडी जला दिया जाता है, तो वैसे ही यहाँ पे भी लोकतंत्र का कुछ काम नहीं होगा, लोकतंत्र खोखला होगा अगर पावर शेयर नहीं होता है तो।
A democratic rules involve sharing power within those affected by its exercise and who have lived with its effect. It means कि डेमोक्रेटिक रूल्स में जिस तरह से भी जो भी लोकतंत्र में रहते हैं, हर किसी के पास इन्वॉल्व द शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज. सपोज दैट कोई कानून बनता है और सोसाइटी में जो भी लोग हैं वो सभी के सभी उस चीज में इन्वॉल्व होते हैं और अफेक्ट होते हैं उससे, तो उनके लिए भी इतना ही इंपॉर्टेंट है उस पावर को शेयर करना जो लोग इससे अफेक्ट हो रहे हैं. ठीक है. एंड हु हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट, और जिनको इन इफेक्ट्स के साथ रहना है. सपोज दैट जैसे रिसेंटली किसान कानून आया, किसान बिल पारित किया गया था और उसे बाद में रिपेल कर लिया गया, बाद में वापस भी ले लिया गया. तो उन लोगों के लिए भी तो जरूरी था ना, जैसे जो फार्मर हैं जिनके साथ ये बिल लागू होता, उन लोगों के लिए भी जरूरी था. और दूसरे केस में अगर आप देखेंगे जिनको इस बिल के साथ रहना था, यानी कि इस कानून के साथ रहना था फार्मर्स को, तो फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया, गवर्नमेंट ने हमारी इस चीज को सुनी और गवर्नमेंट ने वापस ले लिया. तो ये चीजें चलती रहती हैं क्योंकि डेमोक्रेसी यहाँ पे, और डेमोक्रेसी में पावर को शेयर करना ही बेहतर तरीका होता है. और पावर शेयर किया गया तो कॉन्फ्लिक्ट खत्म भी हुआ. अब फिर से कॉन्फ्लिक्ट रेज होता है और फिर से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता रहता है. तो ये चलती रहती है डेमोक्रेसी में. प्रोटेस्ट बहुत बड़ा एक हथियार है. लोग जब प्रोटेस्ट करते हैं तो गवर्नमेंट सुनती है, और गवर्नमेंट सुनती है पावर को शेयर करती है, और पावर को शेयर करने के बाद सारी जो कॉन्फ्लिक्ट है उसे खत्म किया जाता है. पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्ट ऑन हाउ दे आर गवर्न. ठीक है, लोग चुनते हैं, लोग पावर में लाते हैं सरकार को. हमारा आपका एक एक वोट बहुत मूल्य होता है, बहुत कॉस्टली होता है. जब हम एक वोट कास्ट करते हैं, ऐसे हमारे जैसे कई सारे लोग जब वोट कास्ट करते हैं, तो हम अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और उन रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा हम अपने आप को प्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट में. सरकार बनाते हैं, हमारे द्वारा बनाई जाती है सरकार. मान लिया जाए कि हमने जब सरकार बनाया और हमसे ही कंसल्ट ना किया जाए कि हम पे कैसे शासन किया जाए. ठीक है ना, हम अपने रूलर्स को चुन रहे हैं और हम पे कैसे शासन किया जाए ये हम तय नहीं कर पा रहे हैं, फिर वो लोकतंत्र नहीं होगा, फिर वो डिक्टेटरशिप हो जाएगा. ठीक है, तो यही पे बी राइट, पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्ट ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न, कि उन पर शासन कैसे किया जाए. नेक्स्ट देखिए, अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वन वेयर सिटीजन थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर अ स्टेक इन द सिस्टम. ठीक है, व्हाट इट मींस कि एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट जो है, एक अकाउंटेबल या लेजिटिमेट या फिर जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, वो कौन सी है? वन वेयर सिटीजन थ्रू पार्टिसिपेशन. देश का नागरिक की हिस्सेदारी बहुत जरूरी होती है लोकतंत्र में. तो जब देश का नागरिक उस चीज में पार्टिसिपेट करता है तो उस सिस्टम में कहीं ना कहीं एक्वायर करता है अपना एक शेयर. ठीक है, जैसे कि अगर आप वोट कास्ट करते हैं, अभी आप तो नहीं कर पाओगे, बट आफ्टर 18 जब आप वोट कास्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं आप उस सिस्टम में एक शेयर एक्वायर करते हैं कि आपके थ्रू गवर्नमेंट बनी. ठीक है, आपका ओपिनियन भी उतना ही मैटर करता है जितना अगले का करता है. तो ईच एंड एवरी वन इंडिविजुअल का ओपिनियन से लेकर के एक इंडिविजुअल की पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब लेजिटिमेट गवर्नमेंट की बात की जाती है, जब रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात की जाती है, जब अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात की जाती है. और ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेटिक में ही एग्जिस्ट कर सकता है जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हो, पार्टिसिपेशन हो जहां लोगों की. तो ओवरऑल दो रीजन है, प्रूडेंशियल एंड मोरल रीजन. अब दोनों के बेसिस पे पावर को शेयर किस तरह से किया जाएगा ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया. आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा. अब इसके बाद समझिए कंक्लूजन. कंक्लूजन क्या है? व्हाइल द प्रूडेंशियल रीजन स्ट्रेस दैट पावर शेयरिंग will bring out the better outcomes. बिल्कुल आएगा. श्रीलंका में जब पावर शेयर नहीं किया गया था तो कितना बेटर आउटकम आया आप अच्छे से जानते हैं, एक सिविल वॉर देखने को मिला. लेकिन बेल्जियम के केस में देखिएगा तो प्रूडेंशियल रीजन स्ट्रेस जोर किस पे देता है? दैट पावर शेयरिंग, अगर पावर शेयर होता है तो विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम्स. डेफिनेटली एक बेटर आउटकम आएगा. दो सोशल ग्रुप के बीच में, दो सोसाइटी के बीच में कभी भी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट रेज नहीं होगा और पीस एंड हार्मनी के साथ सबके साथ एक यूनिटी डेवलप होगा जिसके साथ नेशन आराम से चलता रहेगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहेगी और किसी तरह का कोई भी विवाद देखने को नहीं मिलेगा. दैट इज हाउ द बेटर आउटकम्स पॉसिबली होगा. नेक्स्ट देखिए, मोरल रीजन एम्फसाइज. मोरल रीजन किस चीज पे जोर देता है? द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग एज द वैल्यूएबल. यानी कि पावर शेयरिंग ही सबसे वैल्यूएबल है. अगर डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रखना है, देश में सबको एक साथ लेकर के चलना है, सबका साथ सबका विकास जैसा स्लोगन रेज करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पावर को शेयर करना पड़ेगा.
तो ओवरऑल इस टॉपिक में हमने दो चीजों को समझा है। पहला कि पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, उसके दो रीजन है, प्रूडेंट एंड मोरल। प्रूडेंट एक समझदारी वाला फैसला है और मोरल क्या है कि ये आत्मा है लोकतंत्र की। अगर आप इस नैतिकता को ही भूल जाएंगे तो फिर ऑब्वियस सी बात है आप डेमोक्रेसी को नहीं समझ रहे हैं। दूसरे बात, इस सभी टॉपिक को जब हम कंक्लूड करते हैं तो पावर शेयरिंग बहुत जरूरी हो जाता है हमारे लिए या किसी भी देश में गवर्नमेंट के लिए। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग पढ़ेंगे। फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग में अलग अलग तरीके से फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, किस तरह से पावर को शेयर किया जाता है, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग क्या होता है, वर्टिकल पावर शेयरिंग क्या होता है, प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं, और इन सभी चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी इस टॉपिक में से जो क्वेश्चन बनता है व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, इसे अच्छे से समझ लीजिएगा और अगर नहीं याद रहता है तो बार बार पढ़िए ताकि आपको याद रहे। याद रखने के लिए सबसे बेहतर तरीका है समझ करके पढ़िए। जय हिंद। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है विक्रम कुमार। इस वीडियो में हम लोग फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग पढ़ेंगे। पूरे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ये और इस टॉपिक में हम लोग समझेंगे कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग क्या होता है और कैसे पावर को अलग अलग तरीकों से शेयर किया जाता है। ठीक है, अभी तक आपने एथनिक कंपोजिशन पढ़ लिया कि भाई एथनिक कंपोजिशन बेल्जियम और श्रीलंका का क्या था। फिर श्रीलंका ने किस तरह की पॉलिसी अपनाई, दैट इज मेजोरिटिज्म की पॉलिसी अपनाई। इसके बाद अकोमोडेशन इन बेल्जियम देखा कि बेल्जियम में किस तरह से डाइवर्सिटीज को, डिफरेंसेस को अकोमोडेट किया गया। और उसके बाद आपने देखा कि पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्या है, जहां आपने प्रूडेंट और मोरल रीजन को दोनों को समझा। अब लास्ट टॉपिक है हमारा कि फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, यानी कि पावर को कैसे डिफरेंट वे में हम शेयर कर सकते हैं अमंग्स द डिफरेंट सोशल ग्रुप, अमंग्स द डिफरेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट, या फिर गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल पे कैसे पावर को शेयर किया जाता है। इन सभी चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप अभी तक जितना बताया गया आपको सही से समझ में आया होगा। इसके बाद मैं एक समराइज करके पूरी तरह से वीडियो अपलोड करूंगा जहां पे पूरे चैप्टर में जो क्रक्स है उसे मैं बताऊंगा, जहां से आपको याद रखने हैं की पॉइंट्स क्या क्या रहेगा और किस तरह से आप इस चैप्टर को पूरे को याद रख सकते हैं। बहुत छोटा चैप्टर है, लगभग 10 से 12 मिनट का चैप्टर है। ओवरऑल आप आराम से पूरे साल के लिए याद रख सकते हैं। रिवाइज करते रहिएगा, रिवाइज करने के बाद याद रहेगा, ऐसा नहीं एक बार पढ़ने के बाद आपको हमेशा याद रहेगा, तो रिवाइज जरूर कीजिएगा। चलिए अभी टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग इमर्ज इन अपोजिशन टू द नोशन ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर। ठीक है, पहला स्टेटमेंट जो शुरू होता है वो क्या कहता है, देखिए कि आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग यानी पावर शेयर करने का आइडिया कैसे इमर्ज हुआ। ठीक है, तो किसी चीज का अपोज करने से, और अपोज किस चीज का, कि अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर। जब पॉलिटिकल पावर को कहीं ना कहीं डिवाइड नहीं किया जाता है तब उस चीज का अपोज करता है जिसके साथ नहीं डिवाइड हुआ है, और उसके कारण आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग इमर्ज होता है। जैसे कि आपने क्या देखा था श्रीलंका के एग्जांपल में कि किस तरह से अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर था। सिनाहला स्पीकर को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करके उन्होंने तमिल्स लोगों को डिसरिगार्ड किया, तो वो पॉलिटिकल पावर तमिल्स के बीच में कहीं ना कहीं पूरी तरह से डिवाइड नहीं हुआ। यानी कि अगर दोनों डाइवर्सिटी, दोनों लिंग्विस्टिक ग्रुप के बीच में पावर डिवाइड हो जाता तो ये पावर शेयरिंग, वहां पे पावर शेयर करने की आइडिया जरूरत ही नहीं है कि किसी तरह का कोई इवॉल्व होता, इमर्ज होता। ठीक है, तो पावर शेयरिंग का आइडिया कहां से इमर्ज होता है, अपोजिशन टू द नोशन ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर। अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर्स के अपोजिशन के कारण जब हम उस चीज को अपोज करते हैं तब आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग इमर्ज होता है। ठीक है, ऑल द पावर मस्ट रिसाइड विद वन पर्सन और ग्रुप। और देखिए ऐसा है ना कि जो हमारा चैप्टर है उसमें ये बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि टोटल के टोटल पावर कहीं ना कहीं एक हैंड में, वन हैंड में रिसाइड होता है। ऐसा बिलीव हुआ करता था पहले, जब पावर शेयरिंग का इमर्ज कॉन्सेप्ट नहीं हुआ था, कॉन्सेप्ट इमर्ज नहीं हुआ था, तो क्या था कि पावर शेयरिंग जो है वो पावर शेयरिंग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था क्या कि बिलीव लोगों का था कि ऑल पावर मस्ट रिसाइड इन वन पर्सन और ग्रुप। ठीक, कि पावर जो है टोटल के टोटल एक ही हाथ में किसी में होगा। और ऐसा क्यों होगा, तो इससे होगा क्या फायदा कि जब पावर किसी एक इंसान के हाथ में है, किसी एक स्थान पे है, तो आप कहीं ना कहीं डिसीजन इजीली ले सकते हैं, तुरंत ले सकते हैं, क्योंकि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जहां पे पावर शेयर होता है वहां पे आपको सबके ओपिनियन लेने होते हैं ताकि डिसीजन करेक्ट लिया जा सके, सबके ओपिनियन को सुना जा सके, सबकी सहमति लिया जा सके। सहमति इन द सेंस कि कंसेंट होना चाहिए सभी का कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर पॉलिसी पे आप भी अपना राय दे रहे हैं और आप भी एग्री करते हैं, क्योंकि ओवरऑल डिसीजन लेने में किसका रोल होता है, आपके द्वारा चुने गए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। तो पावर शेयरिंग का मतलब क्या था उस समय तक
कि इतना बड़ा जो पूरा का पूरा प्रोसेस है उस चीज से बचने के लिए। याद हो अगर आपको क्लास 9th में आपने आर्ग्यूमेंट फॉर और आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी पढ़ा होगा, तो आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी में यह बताया जाता है कि भाई जो डिसीजन मेकिंग है वो प्रोसेस बहुत डिले करता है। ठीक है, डिसीजन बेहतर लिया जाता है, डिसीजन में अगर कोई मिस्टेक होता है तो उसको उसके लिए रूम होता है कि उसे आप मिस्टेक को करेक्ट कर सकते हैं। सो पावर मस्ट बी रिसाइड इन वन हैंड और पर्सन, ऐसा बिलीव हुआ करता था, क्योंकि एक हाथ में जब पावर रहेगा तो किसी भी तरह का डिसीजन इजीली लिया जा सकता है और बहुत जल्दी क्विकली लिया जा सकता है। ठीक है, तो दैट इज व्हाई ये बिलीव हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इमर्जेंस ऑफ डेमोक्रेसी हुआ। अब डेमोक्रेसी आया तो भाई पावर शेयर किया जाएगा, क्योंकि इट इज अ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की आत्मा ही है पावर शेयर करना। सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर, ठीक, सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर का क्या मतलब है कि देखिए लोग जो है ना वो है असली सोर्स। लोगों के द्वारा आपके रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं, हमारे द्वारा जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं, तो उनके द्वारा ये पॉलिटिकल पावर कहीं ना कहीं आता है। तो जो रियल मायने में देखेंगे तो पीपल आर द मेन सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर, जनता ही जनार्दन है। ठीक, पीपल रूल देमसेल्फ, हम जनता जो है वो खुद अपने ऊपर रूल करते हैं थ्रू द इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नेंस। हम अपनी सरकार खुद चुनते हैं जो हमारे देश पर और हम पर शासन करे। Everyone has the opinion for shaping the public policy. एक एक पर्टिकुलर इंसान का ओपिनियन मैटर करता है, एक एक का पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि अगर हम वोट देते हैं या आप वोट देते हैं तो टोटल जितने भी लोग वोट देते हैं वो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं मेजोरिटी में, तो उनका सबका एवरीवन हैज ओपिनियन फॉर शेपिंग पब्लिक पॉलिसी। जो लोगों की डिमांड होती है, लोगों की पॉलिसीज बनाने में, शेप करने में सबका रोल इक्वल होता है। ठीक है, तो ओवरऑल जब इमर्जेंस ऑफ डेमोक्रेसी हुआ तो उसके थ्रू पावर शेयर का कॉन्सेप्ट आया और पावर को शेयर किया जाने लगा। अब पावर जो है पॉलिटिकल पावर शेयर करना बहुत जरूरी है, शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। पॉलिटिकल पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है कि राजनीतिक पावर को हमेशा बांटना चाहिए। क्यों बांटना चाहिए? ताकि श्रीलंका जैसा सिचुएशन, सिविल वॉर ना हो जाए। अगर बेल्जियम जैसा रहे तो फिर पावर बट गया है, पावर बांटने के बाद कोई इशू ही नहीं है। अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर के कारण इशू आता है, डिवाइडेड पॉलिटिकल पावर के कारण कोई इशू नहीं आता है। अब मॉडर्न डेमोक्रेसी में समझते हैं कि किस तरह से पावर को शेयर किया जाता है। इन अ मॉडर्न डेमोक्रेसी पावर शेयरिंग अरेंजमेंट, क्या क्या पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है? सबसे पहला हम पढ़ेंगे पावर इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट एट सेम लेवल। ध्यान से समझिएगा, पावर को शेयर किया जाता है अमंग द डिफरेंट ऑर्गन। डिफरेंट ऑर्गन का मतलब क्या है? गवर्नमेंट के अलग अलग इंस्टीट्यूशन में उसका पावर को शेयर किया जाता है एट सेम लेवल। सेम लेवल पे ही पावर को अलग अलग सेपरेट कर दिया जाता है। सपोज दैट जैसे कि हमारे पास 3 सेपरेट ऑर्गन है, जैसे लेजिस्लेचर है आपका, एग्जीक्यूटिव है आपका और जुडिशरी है। ये भी आप क्लास 9th में पढ़ के आए हैं। लॉ मेकिंग बॉडी होता है, एक लॉ इंप्लीमेंटिंग बॉडी होता है, एक जुडिशियल रिव्यू के लिए बॉडी होता है, यानी कि हमारा सुप्रीम कोर्ट न्यायालय। ठीक है, लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका जो कानून को बनाती है, और एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका जो कानून को लागू करने का काम करेगी, और बाकी का देखरेख जो न्यायिक प्रक्रिया है वो सारा कुछ जुडिशियल यानी कि जुडिशरी देखेगी। तो ये आप क्लास 9th में वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन में पढ़ के आए हैं। तो जो लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है, ये तीनों के तीनों कहीं ना कहीं एक सेम लेवल पे पावर को शेयर करते हैं। ये एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करते हैं कि कानून बनाने का काम एग्जीक्यूटिव करने लग जाए, जुडिशरी करने लग जाए। कानून बनाना काम किसका रहेगा? लेजिस्लेचर का रहेगा। लेकिन ये इंश्योर करते हैं, क्या करते हैं? इंश्योर सेपरेशन इंश्योर नो ऑर्गन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर, कि कोई भी, जैसे कि मान लीजिए लेजिस्लेचर कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ नहीं बना सकता है, जुडिशरी यहां पे एज एन गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट करेगा। ठीक है, तो कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ नहीं बनेगा, जिसके कारण क्या होता है? एक एग्जांपल से आप समझ सकते हैं इस एग्जांपल से कि कोई भी ऑर्गन जो है वो पूरा पावर यानी कि अनलिमिटेड पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकता है। ठीक है, इसीलिए अगर ये सेम लेवल पे है तो इसीलिए इसे कहा जाता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर मींस कि सेम लेवल पे डिफरेंट पावर डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करने का काम करते हैं। ईच ऑर्गन चेक अदर ऑर्गन, जैसे देख अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया कि लॉ अगर कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल बनता है तो जुडिशरी एज एन गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट करते हुए उस अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के ऊपर सजेशन पास करता है, रिव्यू देता है। ठीक है, और लॉ को चेंज भी किया जाता है। तो एक तरह से देखा जाए तो एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को कंटिन्यूअसली अनलिमिटेड पावर एक्सरसाइज करने को रोक भी लगाता है और चेक भी करता रहता है। दैट इज व्हाई
बैलेंस ऑफ पावर बना रहता है। दिस लेड टू बैलेंस ऑफ पावर अमंग द इंस्टीट्यूशन। इन ऑर्गन में क्या होता है, हर एक जो सेपरेट ऑर्गन अपना अपना काम कर रहे हैं सेम लेवल पे, इनमें बैलेंस ऑफ पावर भी बना रहता है और इसे ही सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस कहा जाता है। इसे ही सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, एक होल क्वेश्चन बनेगा क्या आपका, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। उसके बाद एक सेपरेट कि चेक एंड बैलेंस सिस्टम क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय चेक एंड बैलेंस सिस्टम। तब आप ये आंसर लिखेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन पावर के थ्रू एक्सप्लेन करते हुए लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीन ऑर्गन है जो कि अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करती है बट सेम लेवल पे, जिसके कारण क्या होता है कि कोई भी अनलिमिटेड पावर एक्सरसाइज ना कर सके, ये इंस्टीट्यूशन एक दूसरे को चेक करते रहती है, जिसके कारण बैलेंस ऑफ पावर बना रहता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड चेक एंड बैलेंस सिस्टम। आई होप कि इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मॉडर्न डेमोक्रेसी में सबसे पहला फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग क्या है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, जहां पे डिफरेंट ऑर्गन सेम लेवल पे अलग अलग पावर को एक्सरसाइज करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं सेकंड पावर शेयरिंग का फॉर्मेट क्या है, फॉर्म क्या है। तो पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। ठीक है, गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल का क्या मतलब है, हमारे देश में देखिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट है, एक लोकल गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं जो पूरे नेशन को कंट्रोल करती है। स्टेट गवर्नमेंट की अपनी सेपरेट पावर है और लोकल गवर्नमेंट यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल की गवर्नमेंट, जिसे आप पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं, पीआरआई, जो कि फेडरलिज्म अगले चैप्टर में हमारा है, पढ़ना भी हमें। ठीक है, उसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वहां पे सेकंड चैप्टर में। तो लोकल गवर्नमेंट, सेंटर, स्टेट और लोकल, ये क्या है, वर्टिकल पावर शेयरिंग है, वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि सेंटर के पास अपने कुछ जुडिशन है, स्टेट के पास अपने कुछ जुडिशन है और लोकल गवर्नमेंट के पास अपने कुछ जुडिशन है। जुडिशन का मतलब दायरा होता है कि जिस दायरे में रहकर ये काम कर सकती है। ओवरऑल सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश को संभालेगी, ये तो जाहिर सी बात है, बट कहीं ना कहीं स्टेट के पास भी अपने कुछ पावर होते हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल की गवर्नमेंट के पास भी कुछ अपने पावर होते हैं, जिसके कारण पावर बटा हुआ रहता है। ठीक है, तो इसे ही कहा जाता है वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। आपसे यही क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट यू मीन बाय वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, इसे फेडरल गवर्नमेंट भी कहा जाता है। तो आई होप कि वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग क्या है कि गवर्नमेंट के जो अलग अलग गवर्नमेंट जो है उसके अलग अलग लेवल होते हैं और ये लेवल में पावर को सेपरेट कर दिया जाता है, पावर को शेयर कर दिया जाता है, ताकि कोई भी गवर्नमेंट पूरी तरह से देश को कंट्रोल ना कर सके। स्टेट गवर्नमेंट के पास अपने कुछ पावर होंगे, लोकल गवर्नमेंट के पास अपने कुछ पावर होंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ अपने पावर होंगे। इन अ फेडरल गवर्नमेंट, फेडरलिज्म चैप्टर नेक्स्ट है, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है, बट यहां पे बता देता हूं, जहां पे पावर को अलग अलग गवर्नमेंट के लेवल पे सेपरेटली शेयर किया जाए उसे फेडरल गवर्नमेंट कहा जाता है। पावर इज शेयर्ड बिटवीन अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री एंड गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल। ठीक है, प्रोविंशियल और रीजनल का मतलब एक ही है, क्षेत्रीय लेवल पे। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल गवर्नमेंट है, जिसे जो गांव के लेवल पे, विलेज के लेवल पे, म्युनिसिपैलिटी के लेवल पे काम करती है, उसे कहते हैं आप रीजनल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट जो राज्य के लेवल पे काम करेगी, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, आपका महाराष्ट्र हो गया, इस लेवल पे जो काम करेगी उसको कहेंगे आप स्टेट लेवल की गवर्नमेंट। और होल नेशन, जिसे दिल्ली की सरकार कहा जाता है, यूनियन गवर्नमेंट भी कहा जाता है, वो पूरा का पूरा नेशन वाइड काम करेगी। तो सबके पावर अपने अपने सेपरेट है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। आप अच्छे से आंसर लिखिएगा कि वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग क्या होता है। तो डिफरेंट लेवल पे गवर्नमेंट को पावर शेयर कर दिया जाता है, जैसा कि यहाँ पे बताया भी गया है, गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। यहाँ पे क्या था कि गवर्नमेंट के ऑर्गन, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में आप क्या पढ़ रहे थे कि गवर्नमेंट के जो है वो ऑर्गन अलग अलग काम कर रहे हैं सेम लेवल पे, और यहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट ही अलग अलग लेवल पे है, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। थर्ड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग समझिएगा, पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। सोशल ग्रुप क्या होता है, सोशल ग्रुप मतलब सोसाइटी में जो ग्रुप रह रही है। अब कैसे इसको समझेंगे कि सोसाइटी में जो ग्रुप डिफरेंट है उसको, उसका कोई बेस होगा। तो सोशल ग्रुप बेस्ड ऑन रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज, अलग अलग धर्म पे, अलग अलग जाति, अलग अलग भाषा के आधार पे डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप रहता है। इसे आप बेल्जियम के एग्जांपल से समझ सकते हैं कि वहां पे फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन, जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन, डच स्पीकिंग पॉपुलेशन, जिसमें क्या किया गया था, थर्ड लेवल की एक गवर्नमेंट बनाई जिसे कम्युनिटी गवर्नमेंट का नाम दिया। अब उसका क्या काम था
कि वो अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकते थे। अब उस कम्युनिटी गवर्नमेंट के थ्रू पूरा का पूरा जो कल्चरल ट्रेडिशन एजुकेशन है उन सभी चीजों को बहुत ज्यादा फायदा मिला, क्योंकि वो सोशल ग्रुप उन्हीं के बेस पे थे। वो लिंग्विस्टिक ग्रुप जो है ओवरऑल कंट्री में देखेगा तो पावर शेयर किया गया था, बट यहाँ पे थर्ड लेवल की गवर्नमेंट भी बनाई गई थी बेल्जियम में। कम्युनिटी गवर्नमेंट के थ्रू उन लोकल लोगों को भी पूरी बात पहुंचाने का अधिकार मिला, राइट मिला, पावर मिला। ठीक है, तो इसे कहा गया कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज गवर्नमेंट एग्जाम्पल ऑफ दिस अरेंजमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम जो है वो क्या था, बेल्जियम का एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझा था कि कैसे थर्ड लेवल की गवर्नमेंट कम्युनिटी गवर्नमेंट रिप्रेजेंट करती है उन लोकल ग्रुप को, सोशल ग्रुप्स को। ठीक है, वैसे देखिए रिलीजन और कास्ट और लैंग्वेज के बेसिस पे जो भी अलग अलग कम्युनिटीज हैं उनका अपना रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक, अगर आप लोकल लेवल पे समझेंगे, हालांकि देखिए कास्ट वगैरह का तो बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है, कास्ट के बेसिस पे बहुत सारी लड़ाइयां हो जाती है, होता कुछ नहीं है। ठीक है, ये पॉलिटिकली पूरी तरह से आपको डिवाइड करने के लिए किया जाता है, लेकिन लोगों को समझ जब आता है जब उनके ऊपर बीतता है। अभी नहीं बीतता क्योंकि लोगों को लगता है जब तक बेनिफिट हो रहा है तब तक हो रहा है। ठीक, लेकिन पर्टिकुलर कहीं भी अगर देखेंगे तो सोशल ग्रुप जो बेस्ड है पर्टिकुलर किसी भी फैक्टर पे, वो सिर्फ और सिर्फ डिवाइडेड है, और उन डिवाइडेड यूनिट को कहीं ना कहीं पावर की जरूरत होती है, और पावर दिया जाता है कैसे, पावर को शेयर करके। नेक्स्ट देखिए, इन सम कंट्रीज देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट फॉर द सोशल वीकर सेक्शन। सम कंट्रीज, इंडिया में भी है, सम कंट्रीज की यानी कि बाकी अदर देश में भी है, क्या है, लीगल अरेंजमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारे उसमें प्रोविजन दिए हैं, जैसे कि क्या, हमारे देश के अंदर अगर आप देखिएगा तो जो भी कथित तौर पे कहा जाए कहने के लिए जो जात के हिसाब से यानी कास्ट के हिसाब से बनाया गया है बैकवर्ड क्लास, तो बैकवर्ड क्लास जो है वहां कहीं ना कहीं उनका रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें बैकवर्ड इसलिए कहा क्योंकि वो सोशली और इकोनॉमिकली पूरी तरह से पिछड़े रहे, एक समय से रहा, इसलिए उन्हें रिजर्वेशन दिया गया। रिजर्वेशन क्यों दिया गया, ये रिजर्वेशन इसलिए दिया गया ताकि वो मेन स्ट्रीम में जुड़ सके, ताकि कुछ पावर उन तक भी पहुंच सके, पावर को शेयर किया जा सके। तो इसके लिए उनके रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या किया गया, उनके रिप्रेजेंटेशन के लिए दिया गया रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी। आई होप कि ये नहीं आ रहा होगा अगर फ्रेम में, तो मैं इसका स्क्रीनशॉट स्टार्टिंग में डाल देता हूं, आप इसे नोट कर लीजिएगा। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होता है कि इलेक्शन में मेजॉरिटी ग्रुप, अगर मान लीजिए कास्ट के बेस पे डिफरेंट सोशल ग्रुप एक सोसाइटी में रहती है, और कोई मेजॉरिटी ग्रुप जो कि फॉरवर्ड कम्युनिटी से बिलोंग करती है, और कोई जो बहुत माइनॉरिटी में है वहां पे जो कि बैकवर्ड कम्युनिटी है, तो बैकवर्ड कम्युनिटी होने के बावजूद भी उनका रिप्रेजेंटेशन वहां से हो, इसके लिए क्या किया जाता है, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी। यानी इलेक्शन में सिर्फ और सिर्फ उस माइनॉरिटी कम्युनिटी का ही कोई रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन कंटेस्ट करेगा, इलेक्शन लड़ेगा, इसे ही कहते हैं रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, तो ये रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी सिर्फ उन माइनॉरिटी यानी कि सपोज दैट जैसे हमारे देश में एससी और एसटी है, तो वो एससी या एसटी कैंडिडेट ही उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़ा होगा जहां पे रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई गई है। ठीक है, इससे क्या होगा, उनके पास भी पावर कुछ ना कुछ पहुंचेगा और पावर शेयर होगा। महिलाओं के लिए क्या किया गया, विमेन रिप्रेजेंटेड इन लेजिस्लेचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों जगह प्रशासनिक विभाग में और लेजिस्लेचर यानी कि कानून बनाने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में भी जगह मिला। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मतलब है आपका यहां से कि वो भी इलेक्शंस लड़ सकती हैं, उनके लिए भी रिजर्वेशन है। और इसके बाद अभी प्रेजेंट में एक है बिल रिजर्वेशन के ऊपर, वुमेन रिजर्वेशन के ऊपर, जब पास होगा तो इसके बारे में आगे बात करेंगे हम लोग। तो रिप्रेजेंटेशन जो है वुमेन का भी बढ़ाया गया ताकि वुमेन के साथ भी पावर को शेयर किया जा सके। तो ये तीनों के तीनों आपका पावर शेयरिंग का फॉर्म है डिफरेंट। चौथा हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट प्रेशर ग्रुप। तो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी हम लोग क्यों देते हैं, ताकि जो माइनॉरिटी सेक्शन है वो कहीं ना कहीं अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाए। अब माइनॉरिटी सेक्शन को रिप्रेजेंट करने से क्या होगा कि उनके बीच में पावर शेयर होगा, और पावर शेयर होगा तो वो अपने आप को मेन स्ट्रीम से जोड़ पाएंगे। ठीक है, तो इनका एडवांटेज हम समझ लेते हैं कि एडवांटेज क्या होगा पावर शेयर करने का अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप। तो सबसे पहला एडवांटेज होगा स्पेस इन अ गवर्नमेंट। इनके रिप्रेजेंटेशन के थ्रू सरकार में इन्हें जगह मिलेगा, मुख्य धारा से इन्हें जुड़ने का मौका मिलेगा, एजुकेशन ले पाएंगे, जितनी भी चीजें गवर्नमेंट के द्वारा अवेल की जाती हैं यानी कि जो भी स्कीम्स दिए जाते हैं उनको अवेल कर पाएंगे। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं पावर शेयर करने से यहाँ की जो माइनॉरिटी ग्रुप है, यहाँ या किसी भी देश की माइनॉरिटी ग्रुप है, उनके साथ क्या होगा, फायदा ही फायदा होगा। ठीक है, यानी कि पावर को शेयर करने से उस माइनॉरिटी ग्रुप का भी वेलफेयर होगा। फेयर शेयर इन पावर
फॉर माइनॉरिटी कम्युनिटी, और माइनॉरिटी कम्युनिटी को फेयर चांस मिलेगा कि अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके, ठीक है, थ्रू द रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी। पॉलिटिकली देखेंगे तो पॉलिटिकल इक्वल राइट्स मिलेगा इन्हें, इनको अपना रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, ये अपनी बातें रख सकते हैं सरकार के सामने, ये अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं गवर्नमेंट में, और वहां के जो भी गवर्नमेंट में पावर में लोग होंगे उनके थ्रू अपने लिए पॉलिसीज या इनके लिए जो भी वेलफेयर के लिए स्कीम्स हो सकते हैं, पॉलिसीज हो सकते हैं, उन सब चीजों पे डिसीजन ले सकते हैं। अब लास्ट है हमारा फोर्थ फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, पावर शेयर्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट्स, ठीक है। सबसे पहले देखिए पावर किसके बीच में शेयर हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में। एज यू नो कि हमारे देश में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। अब इन पॉलिटिकल पार्टीज में जैसे फॉर एग्जांपल जो पार्टी रूल कर रही है, रूलिंग पार्टी जो है वो रूल कर रही है, जनता खुश थी तभी उसे वोट दे करके जिताया, जनता ने सपोर्ट दिखाया। सपोज दैट अगर वो पार्टी अच्छा काम नहीं करती है तो कहीं ना कहीं अपोजिशन यानी कि जो विपक्ष की पार्टी है वो क्या करेगी, उस पर्टिकुलर रूलिंग पार्टी को अपोज करेगी, उसके पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करेगी, उस पार्टी को क्रिटिसाइज करेगी और लोगों को अपने बारे में बताएगी कि भाई हम इससे बेहतर कर सकते हैं, डेवलपमेंट हो, एजुकेशन के फील्ड में हो, हेल्थ के फील्ड में हो, एम्प्लॉयमेंट के फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में हो। तो पॉलिटिकल पार्टी भी पावर को शेयर करती है। अब इससे क्या होगा, दोनों के बीच में कंपटीशन होगा, और कंपटीशन के कारण क्या होगा कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर ये प्रेशर बना रहेगा, ठीक है। तो पॉलिटिकल कंपटीशन इंश्योर पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड, यानी कि विपक्ष, एक मजबूत विपक्ष होना भी डेमोक्रेसी की बहुत अच्छी बात होती है, बहुत बढ़िया बात होती है। अगर विपक्ष मजबूत नहीं है इसका मतलब डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहा है, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टी कैसे इंश्योर करती है पावर को, समझ लिया आपने। अब नेक्स्ट समझिए प्रेशर ग्रुप। तो प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट से क्या समझ में आता है, प्रेशर ग्रुप का मतलब क्या है कि पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, कई बार जो भी आपकी रूलिंग पार्टी है उसको अपोज करती है ताकि वो बेहतर काम कर सके। अगर मान लीजिए कोई भी आपका अपोनेंट बहुत वीक है तो ऑलमोस्ट आप मैच हर बार जीत जाएंगे, ठीक है। अपोनेंट लड़ने में मजा जब आता है जब कहीं ना कहीं अपोनेंट मजबूत हो, तो अपोनेंट अगर मजबूत होगा तो आपको भी कहीं ना कहीं फाइट कंटेस्ट करने में अच्छा लगेगा। अब अपोनेंट ही नहीं है, डेमोक्रेसी में आपका अपोजिशन पार्टी नहीं है और आप इलेक्शन बार बार जीत रहे हैं तो कोई फायदा नहीं फिर वैसे डेमोक्रेसी का। फिर तो एक तरह से कह सकते हैं आप कि हर बार वही पार्टी जीतेगी। कई सारे एग्जांपल आपने क्लास 9 में ऐसे पढ़े होंगे जहां पे मैंने आपको फीचर ऑफ डेमोक्रेसी में ये सारी चीजें बताई थी। तो कहीं ना कहीं ये क्या होगा, पावर को कहीं ना कहीं शेयर करता है पॉलिटिकल पार्टीज। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी एंड सोशल ग्रुप। डिफरेंट आइडियोलॉजी से क्या मतलब है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी की अपनी एक आइडियोलॉजी होती है। इसे भी हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज में डिस्कस करेंगे किस पार्टी का क्या आइडियोलॉजी है एक एक को। जैसे कि मान लीजिए किसी का सोशलिज्म का आइडियोलॉजी है, किसी का कैपिटलिज्म का आइडियोलॉजी है, किसी का कम्युनिज्म का आइडियोलॉजी है। तो डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं और अलग अलग सोशल ग्रुप को, हो सकता है वो किसी भी सोशल ग्रुप मतलब किसी भी बेस पे हो सकता है, रिलीजन के बेस पे हो सकता है या फिर वो कास्ट के बेस पे हो सकता है, वो या लिंग्विस्टिक ग्रुप के बेस पे हो सकता है। तो ये अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं किस तरीके से, अपनी आइडियोलॉजी को और अपने डिफरेंट सोशल ग्रुप को। नेक्स्ट समझिएगा कोएलिशन गवर्नमेंट। कोएलिशन गवर्नमेंट यानी कि मोर देन वन पार्टी जब अपने आप को अलाइज कर लेती है एक दूसरे के साथ तो उसे कोएलिशन गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टी है एक से ज्यादा एक साथ आ जाती है, गठबंधन की सरकार कही जाती है। एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि बिहार में हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम गठबंधन की सरकार बनती है, ठीक है। और ये ऐसा हो जाता है कि कभी भी मेजोरिटी में गवर्नमेंट बनने के कारण उस देश का, उस राज्य का विकास भी नहीं हो पाता है। तो मेजोरिटी की गवर्नमेंट बहुत जरूरी होती है, कहीं ना कहीं वो इंडिपेंडेंट वे में पूरी तरह से डिसीजन भी ले सके। तो कोएलिशन गवर्नमेंट के थ्रू भी पावर शेयर होता है एक से ज्यादा पार्टीज के बीच में। गठबंधन की सरकार, गठबंधन की सरकार पे कहा जाता है कि न जाने कितनों से गठबंधन होंगे तुम्हारे, तुम तो सरकार जैसे हो हमारे, ठीक है। सरकेजम है, समझ लेना। इंटरेस्ट ग्रुप सच एज ट्रेड यूनियन, फार्मर यूनियन, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड इंडस्ट्रियल वर्कर यूनियन जिसे कहते हैं। इंटरेस्ट ग्रुप क्या होता है, ये किस तरह से प्रेशर क्रिएट करते हैं, पावर को शेयर करते हैं। जैसे ट्रेड यूनियन है तो ट्रेड यूनियन व्यापार से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड जिस तरह की गवर्नमेंट पॉलिसी बनाएगी, अगर ये पॉलिसी उनके फेवर में होगा तब वो एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज अगर पॉलिसी कहीं ना कहीं इनके अगेंस्ट जा रहा होगा तो ये अपोज करना शुरू करेंगे। वैसे फार्मर यूनियन जो फार्मर के लिए प्रोटेस्ट, अभी आपने रिसेंटली देखा होगा एग्रीकल्चरल कानून आया, एग्रीकल्चर लॉ आया जिसपे एमएसपी पे चर्चा हो रहा था
और एमएसपी पे किसान खुश नहीं थे तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया, फिर बाद में कानून को वापस भी लिया गया। बिजनेसमैन के अपने कुछ हैं, जैसे कि मान लीजिए टैक्सेशन बढ़ाना है, या फिर किस तरह का इंपोर्ट ड्यूटी लगेगा, किस तरह का एक्सपोर्ट ड्यूटीज लगेगा, जो भी है, जिस तरह की भी चीजें बिजनेसमैन के रिगार्डिंग होगी उस चीज के लिए अपोज करेंगे। इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, यहाँ पे आपके वर्कर यूनियन, यानी कि वो रियल वेजेस क्या मिलने चाहिए इन्हें, ठीक है, वर्किंग डेज क्या होने चाहिए, वर्किंग आवर्स क्या होने चाहिए, और बेटर फैसिलिटीज क्या क्या मिलने चाहिए इन्हें वर्कर्स को। तो ये लोग अपनी बात को मनवाने के लिए सरकार पे प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं, इसीलिए इन्हें प्रेशर ग्रुप कहा गया है। प्रेशर ग्रुप और इंटरेस्ट ग्रुप में थोड़ा सा बेसिक सा डिफरेंस क्या है, ये पर्टिकुलर एक बात करते हैं अपने रिलेटेड ग्रुप के। सपोज दैट ऐसे मान लीजिए कोई बिजनेसमैन अपनी आवाज उठा रहा है, तो सिर्फ एक अपने लिए नहीं बल्कि देश में कहीं भी कोई भी बिजनेसमैन है तो उस हर किसी के इंटरेस्ट की बात कर रहा है, ठीक है। और इससे प्रेशर क्रिएट होता है किस पे, गवर्नमेंट पे, और पावर को शेयर करना पड़ता है उनकी बात को मानते हुए। तो ओवरऑल इस पूरे टॉपिक में हमने चौथा क्या समझा कि डिफरेंट सोशल ग्रुप किस तरह से पावर को शेयर करता है। ओवरऑल लास्ट आपका ये टॉपिक था कि पावर फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग में हम लोग जो शेयर करते हैं। एक बच गया आपका मूवमेंट के थ्रू किस तरह से आप पावर को शेयर करते हैं। तो मूवमेंट का मैंने बता दिया, स्पेसिफिक मैंने नाम नहीं लिया, कि जैसे आपने देखा था एग्रीकल्चर लॉज के थ्रू, लॉज जो लाया गया था उसको जब प्रोटेस्ट किया किसानों ने मूवमेंट के थ्रू, तो मूवमेंट में क्या हुआ, वापस उस कानून को ले लिया गया। तो ये चीज मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया था ऑलरेडी, बट मूवमेंट नहीं बताया था, तो आई होप ये आपका छूटे ना, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ओवरऑल ये आपका पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब पूरे चैप्टर में आपने जो पढ़ा है 10 से 12 मिनट का चैप्टर है टोटल का टोटल, आपको याद रखने हैं की पॉइंट्स में, कीवर्ड्स में, ताकि आप मेमोराइज कर सकें, बाद में रिवीजन कर सकें इसका। 4 आपने पावर शेयरिंग पढ़ा, फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, ठीक है। क्या क्या पढ़ा, सबसे पहला आपने पढ़ा वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में एक सेम लेवल पे अलग अलग फंक्शन गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन परफॉर्म करती है, इसे चेक एंड बैलेंस सिस्टम कहा जाता है। दूसरा आपने पढ़ा वर्टिकल पावर शेयरिंग, जिसे फेडरल पावर शेयर भी कहा जाता है, पावर शेयरिंग कहा जाता है। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट के ही डिफरेंट लेवल्स होते हैं, ठीक है, यानी कि वर्टिकल पावर शेयरिंग। वर्टिकल पावर शेयरिंग के बाद आपने पढ़ा कि पावर शेयर अमंग्स द डिफरेंट सोशल ग्रुप के बीच में कैसे पावर को शेयर किया जाता है, जो कि बेस्ड किस पे होता है, किसी पर्टिकुलर रिलीजन पे या फिर लिंग्विस्टिक ग्रुप पे। इसके बाद लास्ट आपने पढ़ा पावर शेयर अमंग्स पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट्स। तो किस तरह से पावर को पॉलिटिकल पार्टीज, एक बेहतर अपोजिशन भी कहीं ना कहीं शेयर करती है, थ्रू द कोएलिशन गवर्नमेंट पावर को शेयर किया जाता है। प्रेशर ग्रुप यानी फार्मर यूनियन हो गया, वर्कर यूनियन है, ट्रेड यूनियन है, किस तरह से गवर्नमेंट पे प्रेशराइज करती है, अपने इंटरेस्ट को मनवाती है, अपने डिमांड को मनवाती है और अपने लिए पॉलिसीज बनवाती है। और लास्ट आपने मूवमेंट पढ़ा, जिसमें मैंने एग्जांपल में आपको दिया कि फार्मर्स का प्रोटेस्ट आपने देखा होगा रिसेंटली। तो ओवरऑल इन सभी के थ्रू पावर को शेयर किया जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया, कोई क्वेश्चन है, किसी प्रकार का कोई डाउट है, तो कमेंट सेक्शन खाली है, भर दीजिएगा। ओवरऑल ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।